अस्सलाम वालेकुम भाई। पोस्ट वाले बच्चों का 71 ही है पार्ट बी, और ये प्री वाले मेरे बच्चों का पार्ट बी बनेगा 104 के साथ। ठीक है, थोड़ा सा तो पढ़ा रहा हूँ इस दफ़ा। हाँ जी। अच्छा, सबसे पहले कमर वाला सवाल डिस्कस कर लें ज़रा क्विकली। रीसेंट अटैम्प्ट का ये कमर लिमिटेड क्वेश्चन 7 है। ये आपसे अर्ज़ किया था कि अटैम्प्ट कर लीजिएगा, और जिन बच्चों ने किया उनको काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला होगा। देखें, सवाल मेरे करवाने के बाद आपने कर लिया, आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा जितना आपने कर लिया और फिर मैंने डिस्कस किया तो बातें तकरीबन वही थी। 60-70% क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही था। अनसीन क्वेश्चन आपने सही कर लिया तो ये कॉन्फिडेंस पेपर में आप कैरी करते हैं। पेपर का अनसीन सवाल ही तो आपने किया। ठीक है, तो प्लीज़ एफर्ट किया करें। प्रेप लीव पे भी आपने अब कोशिश यही करनी है, चलो जो गुजर गया सो गुजर गया। अभी जो है आप लोगों ने जो भी सवाल करना है उसके अंदर सोल्यूशन को नहीं देखना, और मार्क्स इंटू 1.8 करके आपने स्टॉप वॉच को यूज़ करना है। ठीक है, स्टॉप वॉच यूज़ करें या घड़ी को अगर यूज़ करना भी है तो फिर घड़ी के ऊपर एक ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे इस वक्त 3:40 हैं तो 3:40 लिख देना पड़ता है आपको, और 15 मिनट बने हैं तो आपको यहाँ पे 3:55 लिखना पड़ता है, क्योंकि फिर घड़ी के ऊपर तो 3:55 ही नज़र आएगा ना। अगर स्टॉप वॉच नहीं है तो इस तरह से लिख लिया करें ताकि पता हो कि ये सवाल इतने बजे तक ख़त्म करना है। तो ये चीज़ आप अपनी प्रेप लीव के अंदर हर सवाल पे अप्लाई करेंगे तो पर्चे तक जाते जाते ये इन प्रैक्टिस होगी, इसी से पर्चा इंशाल्लाह पास होगा। ठीक है, ओके। कमर लिमिटेड की इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट गिवन है। 20 की रेशोज़ उन्होंने निकाली हुई थी। ये 20 की रेशोज़ हमें भी निकालनी थी सेम 21 के लिए। 20 वाली रेशोज़ जैसी सेम रेशोज़ हमने 21 के लिए निकालनी थी, और ये मुफ्त के 6 नंबर्स हर किसी ने ले लिए होंगे। फिर उसने कहा ये कुछ स्टेप्स लिए हैं, कुछ डिसीजंस लिए हैं। इन डिसीजंस को मद्देनज़र रखते हुए आपने कोई वेरिएशन की रीजंस बतानी है। अब ये पॉइंट्स क्या क्या थे, वेरिएशंस का रीज़न देना तो आसान था लेकिन पॉइंट्स भी पढ़ लें। कहते हैं जी, ओएल ने रिन्यू किया एक लार्ज कॉन्ट्रैक्ट विद कस्टमर, और कस्टमर्स को क्रेडिट टर्म्स एक्सटेंडेड दी हैं। इसका मतलब ये कि डेटर्स ने बढ़ जाना है, डेटर डेज ने बढ़ जाना है, ये एक पता आपको होना चाहिए बात का। ठीक है, लेकिन एट द सेम टाइम हो सकता है कुछ थोड़ी बहुत सेल्स भी बढ़ जाएं। बहरहाल बहरहाल आपको एक रीज़न देनी है तो बस वो कर लेंगे इस रेशो के अंदर। नेक्स्ट, अ मेजर सप्लायर एग्रीड टू रिड्यूस प्राइस बाय 10%। अगर मेजर सप्लायर ने 10% रिड्यूस कर दिया ना प्राइस, तो ये फिर वाह ज़रा असर है। क्यों? मेजर सप्लायर मतलब है कि जिससे आपकी ज़्यादातर परचेजेस हो रही हैं, तो कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर मेजर पोर्शन उसकी कॉस्ट का पड़ा है। और अगर उसने 10% कम कर दिया तो समझो कॉस्ट ऑफ सेल तकरीबन 10% कम हो गई, और कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ गया। तो ये एक रीज़न हो सकती है अगर आई तो। नेक्स्ट है इंक्रीजिंग वर्किंग कैपिटल डिमांड्स। वर्किंग कैपिटल डिमांड्स बढ़ रही थी। वर मेट बाय मेकिंग अ शेयर इशू अ पार्ट ऑफ प्रोसीड्स फ्रॉम शेयर्स। अच्छा जी, ठीक है, उन्होंने नए शेयर इशू किए हैं। हो सकता है कोई रिटर्न ऑन है, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है। चलो, रिटर्न ऑन इक्विटी नहीं है तो रिटर्न ऑन करंट एसेट्स तो है। एक तरफ एसेट्स हो, दूसरी तरफ इक्विटी हो। इक्विटी भी एक तरह के एसेट्स ही होते हैं, उस पर भी शायद थोड़ा सा असर बता सकें आप। और इन्वेस्टमेंट कर रखी है शॉर्ट टर्म के लिए कुछ पोर्शन की। तो अगर नेट प्रॉफिट इंप्रूव होता है तो अदर इनकम के अंदर ये एक इंक्रीमेंटल चीज़ है, हो सकती है। फिर इन्होंने डिस्पोज किया है मेन वेयर हाउस, उससे गेन आया है, ये भी अदर इनकम बढ़ाने का बायस बन सकता है। और सेल प्रोसीड्स जो टेम्परेरीली इन्वेस्टेड हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर, ये इधर से भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की हुई है उन्होंने, और ऊपर शेयर इशू में से भी जो पैसे आए थे। तो अगर नेट प्रॉफिट में इंक्रीज आ गया तो फिर ये दो मेन वजूहत हो सकती हैं। ये दो मेन, बल्कि तीन कह सकते हैं, तीन नहीं, तीसरी भी नज़र आ गई। एक तो आपने सिग्निफिकेंट, हाँ अच्छा वो दो ही हैं, सॉरी। शेयर इशू के जो पैसे बचे थे, शेयर इशू में से जो पैसे बचे थे वो इन्वेस्ट नहीं किए, उसको लोन रीपे करने के लिए यूज़ कर लिया। तो लोन रीपे होगा तो इंटरेस्ट कम हो जाएगा, इंटरेस्ट कम होगा तो नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। फिर गेन रिकॉर्ड किया हुआ है, और प्रोसीड्स को अदर इनकम, प्रोसीड को इन्वेस्ट किया हो तो वहाँ से भी अदर इनकम आ रही है। तो इन दो की वजह से भी आपका नेट प्रॉफिट बढ़ सकता है। तो आगे रीजंस आ सकती हैं। अब रेशोज़ पे चलते हैं। रेशोज़ तो नहीं ना कैलकुलेट करेंगे, आगे डिसीजंस ले लेते हैं। बोलो।
देखें, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को आप अगर खामोश हो तो अज्यूम कर लिया करें कि ये रेडी इन्वेस्टमेंट ही है, उसको आप क्विक एसेट्स में पड़ा रहने देंगे, इन्वेंट्रीज को सिर्फ माइनस करेंगे, उसको माइनस ना करें, मेरी राय तो ये है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक दफ़ा कैश लोग, एक सवाल में उसने कहा था कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में से कुछ रेडीली कन्वर्टेड हैं, कुछ नहीं है, तो हमने तो थोड़ा ट्रीटमेंट डिफरेंट किया था, वरना हमेशा यही सोचते थे कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, समझो प्राइस बॉन्ड पड़े, जब जरूरत पड़े चेंज करा के रुपीज़। तो अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है तो समझो रेडी कैश ही है, तो आप डेटर्स को नहीं निकालते उसमें से, तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट को भी क्यों ना निकालो, पड़ी रहे, ठीक है। सिर्फ आप जो है वो करंट एसेट्स को और प्री पेमेंट्स को निकाल लिया करो। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट प्री पेमेंट नहीं ना होती, वो तो पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, कहीं जरूरत पड़ने पे निकाल लो। बॉन्ड्स खरीद के रखे हुए हैं, जरूरत पड़ गई है चेंज करा के रुपीज़ कर लो। शेयर्स खरीदे हुए हैं, जरूरत पड़ गई पैसों की, शेयर बेच दो, जैसे खरीदे हैं मार्केट से वैसे बेच दो। मार्केट है, हर वक्त ट्रेडिंग हो रही है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स की, शेयर्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, शॉर्ट टर्म के लिए की हुई है, ठीक है। अब पड़े हुए हैं शेयर्स, जरूरत पड़ गई है, पैसे चाहिए, शेयर्स मार्केट में बेचो, पैसे आ जाएंगे, तो पढ़ रहने दो क्विक एसेट्स के अंदर इसको, ठीक है। चलो रेशोज पे चलते हैं। ये सोल्यूशन है, ये क्वेश्चन है ना ये, ताकि रेशोज तो ना निकालनी पड़े। लें जी, जीपी रेशो 9.5 से 11.6 हो गई। कितना इंक्रीज है ऐसे भी बता सकते हैं। अच्छा चलें, वैसे उसने क्या कहा है, वेरिएशन का रीज़न बता दो, तो मत करो वर्टिकल एनालिसिस कि इतने परसेंट बढ़ गया, छोड़ो बस, ठीक है। क्यों बढ़ गया होगा जीपी, वो नज़र आ रहा है, एक रीज़न बता दो कि मेजर सप्लायर ने प्राइसेस कम कर दी, ठीक है। नेक्स्ट, नेट प्रॉफिट 3.9 से अखीर हो गई है। अब इसकी 2-3 वजूहात नज़र आ रही थी अपेरेंटली। पहली वजह तो अगर जीपी बढ़ जाए, टाइमथी वाला सवाल याद है, टाइमथी वाला सवाल याद है, टाइमथी वाले सवाल में याद है, डिस्कशन अपलोड की थी, नहीं याद है? अच्छा चलो ठीक है, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, वो भी सुनना था आपने। खैर नहीं याद तो इतना तो पता है आपको कि अगर जीपी बढ़ जाए तो नेट प्रॉफिट भी उतनी अमाउंट से बढ़ना चाहिए ना, जीपी में से ही चीज़ें माइनस होकर नेट प्रॉफिट निकलता है। अगर जीपी बढ़ गया तो नेट प्रॉफिट भी बढ़, तो अगर नेट प्रॉफिट रेशो में इंक्रीज आए ना, तो एक रीजन उसका नेट प्रॉफिट, ये क्या है, अच्छा ये इस तरह नहीं है, सॉरी। नेट प्रॉफिट में अगर इंक्रीज आए ना, तो हाई रेशियो का एक रीजन क्या होता है, हाई ग्रॉस प्रॉफिट। हाई नेट प्रॉफिट रेशियो का एक रीजन हमेशा आप लिख सकते हो, क्या, हाई ग्रॉस। अगर ऊपर हाई हो तब। एक आधा सवाल ऐसे भी देखा था कि जीपी रेशियो कम हो रही थी लेकिन नेट प्रॉफिट रेशियो बढ़ रही थी, तो हमने कहा था लगता है इन्होंने टाइट कंट्रोल रखा हुआ है, कुछ ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ध्यान से देख के। अगर जीपी रेशियो बढ़ रही है तो नेट प्रॉफिट रेशियो भी बढ़ रही हो, तो एक रीजन नेट प्रॉफिट के बढ़ने का होता है जीपी रेशियो का बढ़ना। दूसरा रीजन हमारे सवाल के अंदर नजर आ रहा है कि इन्होंने जो सेल प्रोसीड्स आई हैं, गेन ऑन सेल, ये जो डिस्पोजल ऑफ एसेट किया, उससे जो प्रोसीड्स आई हैं उसे इन्वेस्ट कर रखा है, उससे इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी तो अदर इनकम में जानी, अदर इनकम जीपी के बाद होती है, नेट प्रॉफिट के बढ़ने का सबब हो सकती है। फिर लोन रीपे किया है, इंटरेस्ट सेविंग हो गई है, इंटरेस्ट कम हुआ है तो नेट प्रॉफिट के बढ़ने का एक रीजन ये भी हो सकता है। तो 3 रीजन तो ये आ गई, ठीक है। इंक्रीज इन ग्रॉस प्रॉफिट एक वजह है, इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम ये भी इन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है। चलें कोई बात नहीं, एक रीजन, 2 रीजन, 3 रीजन काफ़ी हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कवर 2.4 टाइम्स से 5.6 टाइम्स हो गया, क्यों? अच्छा वो देख भी लेते हैं एक दफ़ा, हम देख कैसे लेते हैं, इसका सिर्फ एक ही साल की इनकम स्टेटमेंट है, ठीक है जी। फिर अज्यूम यही करेंगे, जब लोन रीपे किया है तो उसका लोन भी कितने से कम होकर कितने से कम होकर इतना हो गया है, ये भी नहीं पता लग रहा, तो फिर बस उसकी बात पे रिलाई करेंगे, ठीक है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ही कह रहा हूं कि सामने नजर नहीं आ रहा है, ठीक है, तो कोई बात नहीं। कह तो रहा है ना कि लोन रीपे हुआ है, लोन रीपे हुआ तो इंटरेस्ट कम हुआ होगा। अब जब इंटरेस्ट ने कम होना है, नेट प्रॉफिट तो बढ़ा है, एक वजह है ही है नेट प्रॉफिट का बढ़ना प्लस इंटरेस्ट एक्सपेंस का कम हो जाना, ये दोनों रीजन है इंटरेस्ट कवर के बढ़ने की, डुअल इंपैक्ट है, डुअल, क्योंकि हमने प्रॉफिट ओवर इंटरेस्ट किया था, न्यूमिनेटर बढ़ गया, नेट प्रॉफिट बढ़ा है कुछ वजूहात से, और डिनोमिनेटर कम हो गया, तो ये तो दो धारी तलवार थी जिसने इंटरेस्ट कवर को बढ़ा दिया, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ फाइनेंस कॉस्ट है और इंक्रीज इन ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी, दो धारी तलवार चली है इंटरेस्ट कवर पे, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट भी ऊपर ही है, नीचे सॉरी। इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड बड़ा कम हुआ है, क्या हुआ होगा? इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड किसे कहते हैं वैसे? इन्वेंट्री डेज को।
पहले पहले 90 दिन तक इन्वेंट्री नहीं बिकती थी, आजकल 84 दिनों में बिक जाती है। क्या हुआ है? कहां लिखा हुआ सेलिंग प्राइस कम हुई है? मेरे दोस्तों, सेलिंग प्राइस कम नहीं हुई, डिस्काउंट नहीं दिया। हाँ जी, हमने कहा आ जाओ भाई आ जाओ, उधार के दिन बढ़ गए। अब जो साथ वाली दुकान से भी लेने जा रहा था उसने भी कहा चलो यार यहाँ पे कुछ दिन ज़्यादा दे रहे हैं, इधर से ही चीज़ खरीदते हैं। आपको बताया था अगर उधार ज़्यादा अलाउ करोगे तो सेल्स में इंक्रीज आता है। जितनी ज़्यादा क्रेडिट सेल्स करते ही क्यों है बिजनेसेस? सेल्स बढ़ाने के लिए। जो सिर्फ कैश पे काम करते हों उनकी सेल्स कम होती हैं, और जो क्रेडिट पे भी सेल्स करते हों उनकी तरफ कस्टमर्स ज़्यादा आते हैं, उधार वाले लोग भी आते हैं। तो आपने डेटर्स को ज़्यादा क्रेडिट पीरियड अलाउ किया, पहला पॉइंट था गालिबन, ठीक है। तो जब उनको ज़्यादा पीरियड अलाउ करेंगे तो फिर सेल्स तो बढ़ेंगी, ठीक है। वो अगली बात है कि शायद आगे डेटर डेज कम हो जाए, डेटर डेज कम हो जाए या टर्नओवर कम हो जाए, बात तो एक ही है। सॉरी, डेटर डेज बढ़ गए, ज़्यादा टाइम दिया, सॉरी। डेटर डेज बढ़ गए या टर्नओवर कम हो गया, एक ही बात है, ठीक है। डेटर डेज क्यों बढ़ गए हैं? क्रेडिट टाइम ज्यादा अलाउ किया है। तो डेटर डेज का बढ़ना मतलब टर्नओवर का। कितनी दफा पहले डेटर्स साल में 7 दफा कैश में कन्वर्ट होते थे, आजकल 6 दफा हो रहे हैं। क्यों? ज्यादा टाइम अलाउ कर दिया, ठीक है। रीजंस ड्यू टू इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम, इन्होंने ये लिखा हुआ है, ठीक है। आपने वही लिखना जो मैंने कहा। उसके बाद डेटर टर्नओवर, चलो ये पढ़ लिया। तो ड्यू टू एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड, रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स भी बड़ा इंक्रीज हुआ है। पहली वजह तो यह प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है तो रेशियो ने भी बढ़ना था। और दूसरी वजह फिक्स एसेट बिक गया, एक मेन वेयर हाउस बेचा है, छोटी मोटी चीज़ तो नहीं बेची, तो एसेट्स कम हुए हैं। अब न्यूमिनेटर बढ़ा है, अगेन दो धारी तलवार, और डिनोमिनेटर में कुछ कम हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई। रीजन बता दिया आपने बेटा। ये इसने ना असल में फनकारी लगाई थी, इसने असल में आपसे कहा था रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स निकालो। तो मैंने आपको ना रेशो पढ़ाते हुए एक बात बताई थी कि वैसे तो ये रेशो रिटर्न ऑन एसेट्स वाली में टोटल एसेट्स ही लेने हैं आपने, लेकिन अगर सवाल खुद कह दे नॉन करंट एसेट्स तो फिर वही लेना। मेरी बात आप भूल गए थे और ध्यान से इसको पढ़ा नहीं था। तो करंट एसेट्स का क्या पर भाई, पीबीआईटी ओवर फिक्स्ड एसेट्स की हैं। हाँ अच्छा ठीक है वो भाई, ठीक है चलें आगे। हाँ क्या कह रहे हो आप? कोई मसला है तो पूछो। हाँ देखो, वो ये कह रहा है कहीं पे उसने सेल प्राइस बढ़ाने का नहीं कहा, ठीक है, कहीं पे नहीं कहा, तो सेल प्राइस तो इंटैक्ट ही रही ना। फिर अब सेल प्राइस आप नहीं बढ़ाएंगे, सेल प्राइस वही रखेंगे, तो उसमें एक वजह बन सकती है कि सेल बढ़े। लेकिन बहरहाल मुझे भी इतनी पसंद नहीं आई, मुझे इतनी पसंद नहीं आई, लेकिन एक रीज़न ये है सही, ये मत कहो कि ये हो नहीं सकती, क्योंकि कहीं पे उसने सेल प्राइस बढ़ाने का नहीं कहा तो भाई फिर ठीक है, सेल प्राइस इंटैक्ट रही है तो फिर आपकी डिमांड जो है वो बड़ी होगी, स्टेबल रही है। नहीं, इस पे जो था मैंने बता दिया, वही डेटर डेज ही बताया मैंने भी, ठीक है। मैंने डेटर डेज के बारे में कहा है कि अगर आप क्रेडिट ज़्यादा अलाउ कर रहे हैं तो सेल्स बढ़ रही हैं। अच्छा जी, क्रेडिट पेमेंट पीरियड ये कम हुआ है, ये भी कोई बात हुई थी? नहीं, कहाँ लिखा? हाँ ये उसने कहा था ऐसे नहीं मैं डिस्काउंट दूंगा, प्राइस ऐसे कम नहीं करूंगा, पैसे जल्दी दोगे, तभी तो पैसे जल्दी देने की वजह से तो कैश परचेजेस हैं, ठीक है जी। एसेट टेस्ट वाह बढ़ गई है, उसकी वजह बहुत सारा कैश आया है, ठीक है। शेयर्स इशू करके कैश आया, उससे तो चलो लोन पे कर दिया। फिक्स एसेट्स बेचकर कैश आया, मेजर वेयर हाउस बेचा था, वो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट में ही रखा हुआ है, ठीक है। तो ड्यू टू फंड जनरेटेड फ्रॉम वेयर हाउस, फिर डिक्रीज इन पेबल्स, ठीक है जी। और बस ख़त्म हो गई, चलो। तो भाई ठीक है, आपको इन 9 में से कोई 5-6 नंबर तो मिल ही गए होंगे। तो मेरे ख्याल में 15 नंबर के सवाल में से 11-12 नंबर आ जाना बड़े होते हैं, ठीक है। वैसे मुझे तो लगता है काफ़ी सारे बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होंगे इसके सोल्यूशन को देखने के बाद, करने के पूरा सोल्यूशन करने के बाद, कि यार इसमें से तो 13-14 बनते थे हमारे, ठीक है। डन। महताब, अच्छा इस अटैम्प्ट में मैंने पहले सुबह में कहा बच्चों को, एक को चांद कह दिया, एक को उसने कमर कह दिया, इसको महताब कह रहा है। मुझे लगता है ये बाकी सवालों के नाम भी और ज़बानों में चांद ही होता होगा उसका मतलब। एनीवेज गालिब ने
बेटा वो रात को अब देख लेनी पड़ेगी। वैसे तो मैं आप लोगों को मेरा चांद कहता हूँ और मेरी माँ मुझे कहती है, लेकिन बहरहाल इसकी फ़ोटो अगर आपने लेनी ये इसकी बच्चों, इसमें क्या है बेटा, ये तो आपको डाउनलोड करना चाहिए। आईकैप की वेबसाइट पे ये सोल्यूशन अवेलेबल है। दो धारी लिख लेना खुद। अच्छा अब सुनो इधर, ये पहले सही कर लें ऐसे ही ये वाला काम पेंडिंग पड़ा हो। दो रेशो के वेरिएशन वाले जो रीजन हैं वो ज़रा गलत थे, सही कर लें। एक क्विक रेशो, दूसरा नेट प्रॉफिट रेशो। हाँ क्या हुआ? इधर देखें जी प्लीज बेटा, भाई बोलने का नहीं कहा आप लोगों को, ये सफा निकाल लें। खामोश हो जाएं प्लीज। नेट प्रॉफिट रेशो के अंदर लो रेशो का रीजन लिखा हुआ है हाई ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, इसको काट के कर दें लो ग्रॉस प्रॉफिट, हायर को काट के लोअर कर लें, बस सही कर लें इसको। ये भाई इधर देख लेना। अच्छा आपके पास नहीं है सफा, कहाँ की है? लिया ही नहीं, इसको लोअर कर लें। डन। क्विक रेशो में लोअर इन्वेंट्रीज गलत लिखा हुआ है, हायर इन्वेंट्रीज एक वजह होती है क्विक रेशो के लो होने का, तो लोअर को काट के हायर कर लें। ये दो गलतियां मिल गई, बाकी कोई और नजर आ जाए तो बता देना, ठीक है? रट्टा तो हम लगाते ही नहीं है लॉजिकली, इनको कौन याद करता है? तो सिर्फ दे दिए थे, आप तो यहां से याद ही नहीं करते। एक बार आपने पढ़ लिया उसके बाद आप खुद ही अप्लाई करते फिर रहे हो। एक दो बार पढ़ने से जहन के अंदर ये बातें आ जाती हैं कि हाँ जी ये रीजंस हो सकती थी, हाँ हमारे जहन के भी किसी कोने में बैठी हुई थी, बस पढ़ने से पहले पता नहीं था, पढ़ ली है तो जहन में आप, तो यहां से कौन याद करता है? तो आप खुद समझ करते हैं। बहरहाल इसको सही कर लें। ये हो गया। पास पेपर 14 HIL हड़प्पा इंडस्ट्रीज, कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया था? ओके। बोरिंग कॉस्ट वाली एडजस्टमेंट दिल कह रहा है डिस्कस कर दूं, 2-3 मिनट लगेंगे। अच्छा जी, कहते हैं बाहर के मुल्क में ना बबल के साथ वो कागज भी देते हैं, हमारे यहाँ कोई रिवाज ही नहीं है, टिश्यू लगाना पड़ता है ताकि ये नीचे फेंको, कभी किसी की जूती के साथ चिपक जाती है, वो सीट पे फेंक देते हैं कपड़ों के साथ। हाँ बदतमीजी। अच्छा ये सुने, कल इंशाल्लाह मेहताब वाला सवाल जिसका आपको इंतजार है, NP वाले सवाल का, वो एंड पे रखूंगा ताकि आप लोग जब थक जाओ ना तो उस वक्त फिर जज्बा आए, हाँ ये सवाल करने लगे हैं, ठीक है? ऐसे ना आप समझोगे मैं शुरू में कर दूंगा, बाद में कहो सर बस करें, वो वाला काम ना हो। EPS के अंदर एक कॉन्सेप्ट है पार्टली पेड शेयर्स का। हाँ वो वाली बात भी करते चलें, बाद में भूल ना जाए मुझे, ये छोटी सी बात है। अच्छा जी, इशुएंस कॉस्ट किसे कहते हैं? आपने शेयर्स इशू किए, शेयर इशू करना कोई खाला जी का घर नहीं होता, ठीक ठाक मसले वसाइल होते हैं। आप जिन्होंने लॉ नहीं पढ़ा हुआ जब पढ़ेंगे तो पता लगेगा, बहुत सारी लीगल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। भाई वो मुसलसल बोलते हो यार, मुंह से मास्क हटा दो, जो 2-3 दिन रह गया ना मास्क उतार के बैठो, उतार दो, शाबाश, ठीक है? माना मैंने कि अब नहीं है इस काबिल, वेल चलो छुपा रखा था आपने, हैं? अच्छा जी,
आपने शेयर्स इशू किए, शेयर्स इशू करने पर आपकी कुछ कॉस्ट्स इनकर हुई। आपने शेयर्स इशू किए तो आपको शेयर इशू करने पर कुछ कॉस्ट्स इनकर करनी पड़ी। मिसाल के तौर पे आपने मेमोरेंडम वगैरह बनवाना था, आपको नहीं बनाना आता था, आपने कंसल्टेंट हायर किया, उसको कोई फ़ीस पे की। फिर आपने कोई लीगल कॉस्ट्स पे की, गवर्नमेंट की तरफ से कोई लीगल कॉस्ट्स थी, आपने वो पे की। शेयर इशू करने से पहले कोई आपको चलान भरना पड़ा कुछ। तो ये कुछ खर्चे आपने किए, खर्चे एक्सपेंसेस हुए। ये एक्सपेंसेस जो हैं इनकी वैसे एंट्री, एक्सपेंस की नॉर्मल एंट्री क्या होती है बताएंगे? एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। टाइम हो गया भाई, जाना भाई। अच्छा जी सुने ये ना आप लोगों के साथ मिले हुए हैं, ठीक है जी, मुदाखलत है ये एक केड़ी साजिश है। अच्छा सुने जी, बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक्सपेंस की एंट्री तो यही होती है, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन अकाउंटेंट्स कोई बात नहीं, हम पढ़ते रहते हैं, हमें इन चीज़ों से कोई मसला नहीं होता, ठीक है। हम कोई बात नहीं, निकल जाओ क्लास से अगर आवाज़ नहीं आती तुम्हें। एक लफ्ज़ और बोलना तुम। एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट यही एंट्री बनती है, ठीक है। लेकिन अकाउंटेंट्स ये कहते हैं कि अगर आपने शेयर्स इशू किए हैं और इन शेयर्स के इशू करने पे ये कॉस्ट इनकर की है तो इसको प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर मत शो करो, बल्कि जहां पर शेयर्स इशू होकर गए हैं इस कॉस्ट को भी वहीं पे चार्ज कर दो। तो इक्विटी के अंदर तो एक्सपेंस चार्ज करने की जगह फिर शायद रिटेन्ड अर्निंग्स ही है। बोलो, यानी एक्सपेंस का बढ़ना प्रॉफिट को कम करता है। अगर मैंने ये चीज़ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं शो करनी बल्कि ये इक्विटी के अंदर कहीं शो करनी है तो फिर कहाँ शो कर दूं? मैं रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट कर देता हूं। रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करेंगे तो आपका ये एक्सपेंस का डेबिट होना इक्विटी के अंदर प्रेजेंट हो जाएगा। तो हमारी इशुएंस कॉस्ट, इशुएंस किस चीज़ की इशुएंस? शेयर्स की इशुएंस पे जो कॉस्ट आई है, वकील वगैरह को जो पैसे दिए, ठीक है, इसकी एंट्री हम किया करेंगे रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट और कैश क्रेडिट। और अगली बात, कंपनीज एक्ट कहता है कि बोनस इशू की तरह से ये भी एक नोशनल पेमेंट है। बेटर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस ये है कि इसको भी आप चाहो तो शेयर प्रीमियम, तो शेयर प्रीमियम को जहां यूज कर सके ना जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, क्योंकि उसका और तो कोई इस्तेमाल है नहीं। हम कहते हैं चलो यार कितने तो यूज होए, रिटेन्ड अर्निंग्स बच जाएं। तो ये दो केसेस आपके सिलेबस में हैं फिलहाल मेरे जहन में, ठीक है। कोई और आ गया तो बता दूंगा कि ये दो चीजें हैं जो आपके, वैसे तो एंट्री बनती है रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट, लेकिन आपके पास ऑप्शन है कि आप इनको शेयर प्रीमियम में डेबिट कर सकते हो। एक है बोनस शेयर्स और दूसरा है इशुएंस कॉस्ट, ठीक है। तो इशुएंस कॉस्ट की भी आप एंट्री कर सकते हैं, शेयर प्रीमियम डेबिट और कैश क्रेडिट, ठीक है जी। और दोनों एंट्रीज अगेन सही हैं, दोनों एंट्रीज आप कर सकते हैं, चाहे तो रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करें, चाहे तो शेयर प्रीमियम को। लेकिन बेटर कॉर्पोरेट प्रैक्टिस क्या है? शेयर प्रीमियम को डेबिट कर लीजिए, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रहता था, ये है वैसे स्टेटमेंट चेन इक्विटी के चैप्टर में, ठीक है। तो देखो कभी स्टेटमेंट चेन इक्विटी के चैप्टर में पहुंच जाते हैं, कभी IAS 8 में आ जाते हैं, कभी EPS में चले जाते हैं। एंजॉइंग ना, ऐसे लग रहा है कि ये सारा सिलेबस ऐसे बस बिल्कुल ऐसे इधर ही पड़ा है, सारा आस पास ही है, सब कुछ आता है हमें, ठीक है। ओके, अच्छा जी, अच्छा जी, मशवरा मांगा है आपसे मैंने, खड़े होना है? अच्छा अच्छा जी, एक मिनट। ये मशवरा किसने दिया? इसको भी निकालो यहाँ से। चलो चलो चलो, बच्चों के नोट करते करते दोनों निकल के पीछे चले जाओ, जल्दी करो यार, इनको रास्ता दे दो। ये भाई आप मोबाइल के समेत ही पीछे चले जाएं, चले इसको मोबाइल को साथ ही ले जाएं, आप भी पीछे चले जाएं, चले जाएं बेटा, चले जाएं, चले जाएं मोबाइल के साथ, जल्दी करें, पढ़ने आते हैं। दिल में बेशक बददुआएं दो, गालियां निकालो, कोई असर नहीं पड़ता। तुम लोगों के मावा की दुआएं ज्यादा मजबूत और तेज हैं, जल्दी निकलो।
बाय बैक भी करेंगे यार, कुरान पे हाथ रखना, लिख भी दिया आज तो मैंने ये करना है, आज नहीं होगा तो कल हो जाएगा, कल नहीं होगा तो परसों, नहीं तो संडे तो है ही फुल डे। ओके अच्छा जी, ये भाई साहब कह रहे हैं कि हमारी पोस्ट वाली क्लास में आपने ग्रॉस रिप्लेसमेंट मेथड पेंडिंग किया था और आप भूल गए थे। कोई गल नहीं, अब कर लेंगे। अब का मतलब ये लिस्ट बन रही है, 5 मिनट का है, 5 मिनट का, ज़्यादा नहीं। चलें जी, पार्टली पेड शेयर्स ईपीएस के अंदर ये कॉन्सेप्ट हमारा रहता था, इसकी तरफ चलते हैं। अच्छा जी, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किए, मैं ना रिवीजन प्लान के अंदर इन सारे क्वेश्चंस को डाल दूंगा, अभी नहीं कर रहा होमवर्क में आपको, क्योंकि आजकल वैसे ही काम बहुत बड़ा हुआ है। ईपीएस के प्रैक्टिस क्वेश्चन सारे आप कर सकते हैं, कोई इक्का दुक्का में प्रॉब्लम भी आएगी तो आप थोड़ा सा उसको ध्यान से देखेंगे ना, तो वो ये होगा कि पिछले साल के शेयर्स इशू बता रहा होगा और क्लोजिंग डेट पे उसने शेयर्स दिए होंगे, तो इंशाल्लाह वो भी कर लेंगे, उसके अलावा मसला नहीं आएगा आपको। तो मैं ऐड कर दूंगा कुछ क्वेश्चंस रिवीजन प्लान में। ये देख लें डिस्क्लोजर्स, ये भी आपको भी पढ़ाने हैं मैंने डिस्क्लोजर्स, ये कल इंशाल्लाह। 1 मिनट, वो मैं लिस्ट में तो लिख दूं। हाँ जी, वो भी लिख लेता हूँ। हाँ, तुम पेपर के बाद कर लेना, तुम बेशक कल चले जाओ, हम तो पेपर से पहले ही करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो, अगर जिंदा रहे तो। अच्छा जी, पार्टली पेड शेयर्स होते क्या हैं? पेज नंबर मुझे ढूंढना पड़ेगा, यहाँ वाला नहीं है ये, वो और जगह पड़ा है। पेज नंबर 510, सफ़ा नंबर 510, मैनू 10 पहुंच गए हैं, 510। और छोड़ दे मोबाइल की जान, छोड़ दे भाई, छोड़ दे यार, बेंच पे खड़ा करूंगा मैं, वो मोबाइल की वजह से उधर गया खड़ा है। अच्छा जी सुने, पहली बात, पार्टली पेड शेयर्स का कॉन्सेप्ट, इसका रवाज पाकिस्तान के अंदर कोई नहीं है, ठीक है। पार्टली पेड शेयर्स का मतलब सुनने से पहले, समझने से पहले दोबारा से बात करते हैं। जो स्टेटमेंट चेन इक्विटी के अंदर हमने पढ़ने हैं ना, वो ज़रा जो पढ़ने हैं वो वहाँ पे सिर्फ देखेंगे, पढ़ हम अलग अलग रहे हैं। जैसे मैंने ऑथोराइज कैपिटल आपको पढ़ा दिया, वहाँ पे पढ़ा हुआ है। ऑथोराइज शेयर कैपिटल का मतलब ये होता है कि जितनी मैक्सिमम अमाउंट हमें अलाउड है अंडर लॉ, जो हम शेयर्स इशू कर सकते हैं जनरल पब्लिक को, ठीक है, बीइंग अ कंपनी। अब इसमें से कंपनी कुछ शेयर्स ऑफर करती है, ठीक है। जो शेयर्स ऑफर किए जाते हैं उनको फिर पब्लिक आके सब्सक्राइब करती है, ठीक है। आपको ऑथोराइज था शेयर कैपिटल इशू करना, मिसाल के तौर पे 50 मिलियन शेयर्स आप इशू कर सकते थे, आपने 10 मिलियन शेयर्स ऑफर किए पब्लिक को, 8 मिलियन शेयर्स लोगों ने आके सब्सक्राइब कर लिए, तो 10 मिलियन तो अब इररेलेवेंट हो गया। अब बारी आ गई 8 मिलियन की, जो लोगों ने एक्सेप्ट की है ऑफर। लेकिन अभी ऑफर एक्सेप्ट की है, अभी इनके पैसे उन्होंने देने, ठीक है। अब सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल कितना हो गया? 8 मिलियन हमारी एग्जांपल में। 10 हमने क्या किया था? ऑफर। इशू तो हम 50 मिलियन कर सकते हैं ऑथोराइज्ड, वहां पे जाके ना फिर वो यही एग्जांपल याद कराना, यही लिखेंगे फिगर्स, ठीक है ना। 50 तो था ऑथोराइज्ड, ठीक है। आपने उसमें से
ऑफर लगाई, 10 शेयर्स खरीद लो, ले लो भाई शेयर, ले लो भाई शेयर, ले लो, 10 रुपए के, 12 रुपए के, जितने का भी आपने बेचना था, ठीक है। तो लोगों ने आपके इस ऑफर में से 8 मिलियन शेयर्स को खरीदने का की एक्सेप्टेंस दे दी, ठीक है। इसको कहते हैं कि लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया, कोई फॉर्म शॉर्म होगा, कोई एप्लीकेशन होगी, भर ली। अब जिस वक्त पैसे देने की बारी आई तो 8 मिलियन में से सिर्फ 6 मिलियन शेयर्स के पैसे रिसीव हुए। इनको कहते हैं पेड अप कैपिटल। क्या कहते हैं जी? यहां से कहानी शुरू होती है हमारी जर्नल एंट्री की, कैश डेबिट, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम क्रेडिट, ठीक है। तो 6 मिलियन जो पेड अप कैपिटल है वो हमारी किताबों में आता है, ठीक है। अच्छा, अब कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग आगे कहते हैं जी फिलहाल पूरे पैसे नहीं हैं, तो आप ये शेयर्स जो है ना, मिसाल के तौर पे जो 6 मिलियन शेयर्स हैं, इनमें से आप 5 मिलियन शेयर्स के पैसे ले लें और 1 मिलियन शेयर्स के पैसे हम 6 महीने बाद दे देंगे। तो इनको कहा जाता है पार्टली पेड शेयर्स। तो आपने परेशान नहीं होना, आपके लिए यूं समझें कि पेड अप कैपिटल 5 मिलियन है। आप समझे ही ना कि 6 मिलियन है, आप कहें जो पेड अप है बस वही शेयर्स हैं, वही हमारी ईपीएससी कैलकुलेशन में आएंगे, उन्हीं को हमने एंट्री में लेना है। और जो अभी तक पेड अप नहीं है, समझो वो शेयर्स ही नहीं है। और जिस दिन वो बाकी पैसे लाकर दे दें, उस दिन कहना कि हाँ जी ये भी क्या हो गए, इश्यू हो गए, ठीक है। थोड़ी बहुत बात समझ आई है? जरा सवाल को पढ़ते हैं, ज्यादा समझ आ जाएगी। कंपनी ए हैज अ फाइनेंशियल ईयर, आंसर नहीं देखना आपने, क्या करूं आंसर कैसे छुपाऊं। कंपनी ए हैज अ फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ऑन यकम जनवरी ईयर 1 देयर वर 6 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स इन इशू ओपनिंग, ठीक है। आगे कहता है अच्छा 1 मिलियन ऑफ दीज शेयर्स वर पार्टली पेड। इसमें से 5 मिलियन का तो मसला कोई नहीं है, लेकिन जो 1 मिलियन है, उन 1 मिलियन में से 75% यानी 7,50,000 ये पार्टली पेड है ऑफ देयर वैल्यू विच एंटाइटल्स देम 75% डिविडेंड। अच्छा जी, क्या कहता है जी, 1 मिलियन ऑफ दिस शेयर पार्टली पेड टू 75%, यानी 25% अभी रिसीव नहीं किए पैसे हमने, ठीक है। अब इधर देखो, आपने समझना है कि ये शेयर्स हैं ही नहीं, यानी कि 6 मिलियन शेयर्स की बजाय 5.75 मिलियन शेयर्स इन इश्यू हैं, ठीक है, सही है। अगली बात वो कहता है ऑन 1 अप्रैल रिमेनिंग 25% वॉज पेड, यानी कि वो पैसे भी आ गए। तो इस दिन फिर ये 2,50,000 को समझना कि आज इश्यू हो गए हैं और आपने उस पर फ्रैक्शन लगा देना है। तो प्रॉफिट उन्होंने दे दिया है, नीचे फॉर्मूला भी हमें नजर आ रहा है, आप जरा जल्दी से मुझे ईपीएस निकाल दें। भाई मुझे क्या पता, तो करो ना, ये सामने सवाल है, जल्दी करो, कैलकुलेशन करो। आज 5:30 तक तो जाना ही है क्लास ने, देखो उससे आगे ना चले जाए। हाँ, मैंने पहले दिन से कहा हुआ 5:30 तक पढ़ना है, कभी तबीयत नहीं सही होती। मैंने वो ओपन कर लेना है, वो जहाँ पे लिखा था मैंने 3:30 तक ब्रेक होगी और 3:30 से 5:30 क्लास होगी, मेरे पास वो लिखा, वो सबूत मौजूद है। नहीं अवेलेबल है, कहा तो था उनको यार। ईपीएस निकालने यार। ओपनिंग डेट पर यकम जनवरी पर ओपनिंग में आपने 5.75 मिलियन शेयर्स लेने हैं, जरा बता दूं ना। और फिर 1 अप्रैल तक 3 महीने गुजर जाने हैं, तो उस पर आपने 3/12 कर देना है। फिर 2,50,000 शेयर्स नए इश्यू करने हैं, और फिर टोटल 6 मिलियन पे आपने 9/12 करना है। वेटेड एवरेज शेयर्स आ जाएंगे, 24,750 पे डिवाइड कर देना।
भाई वो ये कह रहा है कि जितने शेयर्स के पैसे आए होते हैं, अगर डिविडेंड बटेगा तो उतनों के ही पैसे मिलेंगे, जिनके भी पैसे नहीं आए उन पे हम डिविडेंड नहीं देंगे। सही कह रहे हैं ना? वोटिंग राइट्स भी नहीं होते हैं। ऐसी बात लिखी हो तो कोई मसला नहीं, आप उसे आईजी नोरे करो, अपना सवाल करो। प्रॉफिट 24,750 है। सोल्यूशन देख लें जी। ओपनिंग बैलेंस मैंने कहा था 5.75 मिलियन शेयर्स लेना। ओपनिंग शेयर्स हैं 5750 यकम जनवरी पे, क्योंकि इसमें से 2,50,000 के पैसे अभी नहीं आए थे, तो हमने कहा समझो ये शेयर्स ही नहीं है फिर। ठीक है, 3/12 इसलिए किया क्योंकि यकम अप्रैल को उनके पैसे रिसीव हो गए, तो हम समझेंगे समझो आज ही शेयर्स इशू। 2,50,000 इशू कर दिए, पूरे 6 मिलियन पे 9/12 कर दिया। वेटेड एवरेज निकाला, 24,750 पे डिवाइड किया, ₹4.17 आपकी अर्निंग्स पर शेयर आ गई। ठीक है, जी स्टूडेंट, आज मेरा दोस्त नहीं आया यार। जी बेटा, तो ले भी लिए हैं, ईयर एंड से पहले रिसीव हो गए हैं ना बेटा। तो ये देखो, ये ईयर एंड से पहले रिसीव हुए हैं, तभी हमने इनको ईयर एंड से पहले जिस दिन रिसीव हैं उस दिन ले लिया यहाँ पे कि ये शेयर्स आगे समझो। तो पार्टली पेड पहले 3 महीने में ये 2,50,000 नहीं आए थे, बाकी 7,50,000 भी आ गए थे और 5 मिलियन भी आ गए थे, तो वो फुली पेड थे। हमने कहा यही शेयर्स हैं हमारे पास। जब ये 250 आया तो हमने कहा अब ये शेयर्स भी आ गए हैं, तो फिर उससे ऑनवर्ड्स ही ले रहे हैं। ठीक है जी, इतनी इतनी तो चीजें हैं यार, ऐसे ही आप परेशान हो रहे जी। क्वेश्चन 36 पेज 510, मैंने 10 से याद था मुझे। जी बेटा, नहीं करवाने में। अभी उस चैप्टर पे गया ही नहीं, सबकी बारी आएगी। मैं नहीं छोड़ता आपको इंशाल्लाह तब तक जब तक मेरी तसल्ली नहीं होती। टेंशन ना लें आप। हाँ, अब फिर आप कहोगे कंबल नु असी ते छड़ रहे हैं, कंबल नहीं सानू छड़ रहा। ओके बेटा, बता दूंगा इंशाल्लाह कल। आज प्लानिंग कर रहे था रात को मैं बैठ के, कल आप लोगों को बता दूंगा कि आपने परसों रात का टिकट लेना है या हफ्ते की रात का। ठीक है, ओके प्लीज। अच्छा आप सुने, इधर मेरी बात सुने, ज़्यादा टेंशन ना लें। अब मैं आपको एक तो रीसेंट टाइम का मेहताब वाला सवाल करवाऊंगा, दूसरा मैं स्टेटमेंट चेन इक्विटी की थेरी, बायबैक वगैरह ये करवाता हूँ, और उसके बाद ये बाकी चीज़ें मैंने वैसे लिख ली थी, परेशान हो रहे थे, ये कल करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन लिस्ट तो बनानी थी ना कि ये मिस ना हो जाए फिर मुझसे। आप बोलते आ रहे थे तो मैं लिखता आ रहा था। इसके अंदर इंशाल्लाह आप ऐड कर लें स्पिन इंडस्ट्रीज़। मेरे एक स्टूडेंट नहीं कर लिया था, पता नहीं किसने किया होगा, पोस्ट वालों ने नहीं किया होगा। वैसे आपने सॉल्व किया, मैंने डिस्कस करना है। IAS 23 का पास पेपर है ये। उसके बाद जाहिर है प्लस IAS 20 यूं लिख लेते हैं ना, IAS 23 में एक तो मैंने स्पिन इंडस्ट्रीज डिस्कस करना है, और दूसरा लिस्ट देखें, चेक करें। आप कह रहे हैं हमने कल जाना है, जाओ ये सारे काम करने हैं, रहने देना, पर्चे में इसी में से आना है फिर। दूसरा, डिस्क्लोजर्स बहुत टफ हैं इसके, मैंने करवा नहीं दिए थे IAS 23 के डिस्क्लोजर्स।
एक सवाल ओपन करके, अच्छा आपको नहीं करवाया था तो दूसरी क्लास को करवा दियो ना, ये 5 मिनट में हो जाने हैं इंशाल्लाह, लेकिन लिखना तो ज़रूरी है। और मुझे जो चीज़ याद आती जाए। अब आपने क्या करना है आज जाके, आज मैं आपके लिए ज़्यादा होमवर्क नहीं रख रहा, अब सुने। आज आपने IAS 16, IAS 36, IAS 23, IAS 40 और 20, ये 5 टॉपिक्स के MCQs इंश्योर कर लेने हैं। हाँ, आपने नहीं करने तो भाई जिसने नहीं करने मैं उसके लिए ये बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों ने IAS 16, IAS 36, IAS 23, IAS 20 और 40, जो 5 का बंच था मैंने इकट्ठा ही पढ़ाया था, इनके MCQs देख लेने हैं। जिस भी MCQs में आपको कोई मसला हो MCQ में, वो मैं डिस्कस कर लूँगा आपके साथ। कल की क्लास में अगर काम ज़्यादा बढ़ गया तो कोई बात नहीं, वो MCQs मेरे पास तो पहुंच जाएंगे, मैं परसों डिस्कस कर लूँगा, इशू नहीं है। लेकिन आपने इंश्योर करना है इन 5 टॉपिक्स के कोई MCQ ऐसा ना हो जो आपको प्रॉब्लम करे। फिर ये आज करेंगे तो कल अगला होमवर्क मिलेगा, अगर नहीं करेंगे तो फिर रह जाएगा, फिर मुझे वो पता है, वो मुहर्रम के बाद बुलाना पड़ जाना है आपको। तो इसलिए आप इंशाल्लाह, उम्मीद है ये 5 टॉपिक्स के MCQs आज करेंगे ताकि कल आपको नए MCQ। अच्छा, आगे वाले MCQs हुए पड़े हैं, परेशान ना हो। आपने कैश फ्लो 1-2 छोड़ के सारे ही मैंने डिस्कस कर लिए थे। रेशोज के अंदर कोई मसला मसाइल है तो देख लेंगे, EPS आपने किए हुए हैं तकरीबन, ठीक है। इस तरह IAS 8 के MCQs हमने सारे कर लिए थे। तो कुछ टॉपिक्स के MCQs आपने ऑलरेडी किए भी हुए हैं, बाकी इंश्योर कर लेना है आपने, कोई मसला ना रह जाए। जी जी, वो मैं बना दूंगा जी। जी चलें आगे। अच्छा, आप ऐसा करते हैं, पहले चलते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी वाले चैप्टर की थ्योरी की तरफ, और वहाँ पे आके बैठ जाओ भाई। अलग अलग जगह पे बैठना, जहाँ पहले बैठे थे वहाँ ना बैठना, ठीक है। नई जगह पे बैठ जाओ अपनी मर्जी से। तुम आगे आ जाओ, इधर आगे आ जाओ, इसको साथ बिठाओ यार, इधर हो जाओ। मास्क वाले आगे आ जाओ। अगली रो में आओ, ये मास्क वाले की जगह पे बैठो। इधर 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 अगली रो। भाईजान अगर आप मेहरबानी करें तो आ ही जाएं, आप जगह बनाओ इसके लिए। जंग वाले क्लास में बैठे हो तुम। ओके जी हैं। एक तो ये मशवरों वाले जो है ना, इनसे तो मशवरा लिया नहीं मैंने बेटा, जो मैंने करवाना है वही करवाना है। आपने नहीं पढ़नी है, अब फिर आके बोलने लग गए हो। हाँ, मैं शरीफ आदमी समझता हूँ मैं, तुम भी बोल रहे हो। नहीं नहीं, जिस शरीफ आदमी तुम्हें नहीं कह सकता मैं कभी भी। आ जाएं जी, पेज 349 ओपन करें अपनी किताबों का। जी बेटा एक्सक्यूज। मजे लेने आते हो यहाँ पे? अच्छा कोई बात नहीं है, पानी निकले तो बताना। आजकल मैं किसी से मैं आजकल घर वालों से बात नहीं करता भाई, काम खत्म करने हैं बहुत सारे। अच्छा चलो, अब मैं आपके साथ भी बोलूंगा। और क्या हाल है, ठीक है? इसमें से मैं आपको बता देता हूँ आपने क्या पढ़ना है और मैंने क्या पढ़ाना है, ठीक है। पेज 349 रीड ओनली है, कर लीजिएगा। पेज 349। थोड़ी सी शर्म है अगर तो बेटा कर जाओ चुप। है नहीं वैसे तुम्हारे अंदर,
फुकदान है गैरत का, लेकिन कोई बात नहीं, सिर्फ रीड ओनली करते आइएगा और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल पे पहुंच जाएं। ये रीड ओनली नहीं, थोड़ा सा जहन में भी रख लेना, ठीक है। ऊपर वाले दोनों तो रीड ओनली कर लें, और ये टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, बल्कि शेयर कैपिटल से ही बात शुरू कर दें। शेयर कैपिटल को रीड कीजिएगा। शेयर कैपिटल मैंने आपको ये बताया था कि शेयर कैपिटल कहते हैं एक रेजिडुअल इंटरेस्ट को, कि ओनर जो पैसा शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट करता है वो कंपनी से कभी भी उसको वापस नहीं आता, अनलेस के कंपनी वाइंड अप हो जाए। और वाइंडिंग अप के बाद भी अगर कुछ लाइबिलिटी, होल्डर्स की लाइबिलिटी देनी हो, पे करनी हो, तो पहले वो पे की जाती है और फिर बचा खुचा इनको दिया जाता है हाइब्रिड वालों, ठीक है। ओके, तो टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में हमने अभी थोड़ी देर पहले ही पिछली क्लास में ऑथराइज शेयर कैपिटल पढ़ा था। इसे कहते हैं वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल जो कि कंपनी ऑथराइज है टू इशू, टू रेज, टू इशू, ठीक है। बस इनको मैंने कहा थोड़ा थोड़ा याद भी रख लेना, सिर्फ रीड ओनली ना करना, ठीक है। अब इसमें से ये हम अपनी एग्जाम्पल वाला लिखते जाते हैं, ठीक है। ऑथराइज था हमें कितना, 50 मिलियन, ठीक है। हमने ऑफर कितनी लगाई थी, 10 मिलियन, ठीक है। तो इश्यूड शेयर कैपिटल किसे कहते हैं, कंपनी में इलेक्ट टू ओनली इशू अ पोर्शन ऑफ टोटल शेयर कैपिटल विद प्लान ऑफ इशूइंग मोर शेयर्स एट लेटर डेट। इश्यूड शेयर कैपिटल इज द टोटल वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ऑफ द शेयर्स कंपनी सेल्स, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी इज द पार वैल्यू ऑफ शेयर दैट हैव एक्चुअली बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स। अच्छा जी, ठीक है। इशूड शेयर कैपिटल, इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है, जो बैलेंस शीट के फेस में शेयर कैपिटल नजर आता है, ये याद रखना, ठीक है। हाँ, अगर कोई प्रीमियम पे इशू करोगे तो वो शेयर प्रीमियम अकाउंट के अंदर जाता है। तो जो आपने 10 मिलियन की ऑफर लगाई, ये 10 मिलियन सारे के सारे भी सब्सक्राइब हो जाएं और पेड अप हो जाएं, तो 10 मिलियन शेयर्स की फेस वैल्यू शेयर कैपिटल में जाएगी, जिसको इशूड शेयर कैपिटल कहेंगे, ठीक है, सही है ना। और अगर कोई प्रीमियम या डिस्काउंट होगा तो वो शेयर कैपिटल के अकाउंट में नहीं आता। आपको पढ़ाया हुआ इश्यूएंस ऑफ शेयर कैपिटल में, थोड़ा बोर होने लगोगे तो फिर मेहताब पे चलेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना, चांद पे सवाल नहीं करना। अच्छा, तो जो आपने इशू करने हैं शेयर्स, ठीक है, ये फिलहाल ऑफर्ड है, ओके, ऑफर्ड शेयर्स हैं। अगर ये सारे के सारे ही सब्सक्राइब भी हो जाएं और पेड अप भी हो जाएं तो ये 10 मिलियन शेयर कैपिटल है, जो इशूड शेयर कैपिटल बैलेंस शीट के फेस पे आएगा। जो शेयर कैपिटल में आप लिखते हैं, जो प्रीमियम या डिस्काउंट होता है, वो इसको नहीं कहते, वो अलग से आता है, ठीक है। अच्छा जी, यही बात आगे लिखी हुई है, द इशूड शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज द पार वैल्यू, यानी फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स दैट हैव एक्चुअली बीन इशूड टू शेयर होल्डर्स, ठीक है जी। अब सब्सक्राइब्ड क्या है, हमने एग्जांपल बनाई थी कि सब्सक्राइब कितने हुए, ठीक है जी, तो 8 मिलियन लोगों ने एक्सेप्ट किए। व्हेन अ कंपनी इशूज इट्स ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, सम पार्ट ऑफ इट मे नॉट बी सब्सक्राइब्ड बाय इन्वेस्टर्स, ठीक है। 10 में से 2 नहीं सब्सक्राइब हुआ हमारी एग्जांपल में। तो सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल क्या होता है, इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स दैट द इन्वेस्टर्स हैव कमिटेड टू बाय। अभी उन्होंने कमिट कर लिया है, हाँ जी हम खरीदेंगे, मैंने कहा था ना, कोई एप्लीकेशन वगैरह भर ली है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया ऑफर, पैसे अभी देने, ठीक है। अब अगर पैसे भी सबके आ गए तो वो हम रिकॉर्ड करेंगे, वरना अभी तो मैं पढ़ा के आ रहा हूँ, पार्टली पेड शेयर्स हों तो जितने पैसे आए होते हैं वो हम शेयर कैपिटल में रिकॉर्ड करते हैं, और पेड अप जो होते हैं, ठीक है ना, जो पैसे नहीं आए होते उनको कहते हैं ये शेयर्स ही नहीं आए अभी, ठीक है। उन पर डिविडेंड भी नहीं देते, उनको वोटिंग राइट्स भी नहीं देते, ओके। तो पेड अप शेयर कैपिटल हमारी एग्जांपल में कितना बना था, अच्छा नहीं लगता, कुछ चेंज तो करें। अच्छा जी, 7 मिलियन, ठीक है। ये पेड अप कैपिटल क्या है, पेड अप शेयर कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ मनी अ कंपनी हैज रिसीव फ्रॉम शेयर होल्डर्स इन एक्सचेंज ऑफ इट्स शेयर्स, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपके ना इधर थोड़ी देर पहले बैलेंस शीट बनाई थी एक, क्योंकि अब ये प्रैक्टिकली तो आपने FAR 2 में जाकर बनानी है बेटा, इसलिए मैं बस ये एक्सट्रैक्ट्स ही बना सकता हूँ। इसमें इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ वाले पोर्शन के अंदर इक्विटी की बात मैं कर रहा हूँ। मैंने आपको कहा था कि इक्विटी में सबसे टॉप पर ऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल आ रहा होता है, ठीक है जी। और हमारी एग्जांपल में ये 50 मिलियन शेयर्स हैं, तो यूं लिखा होता है 50 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच,
ठीक है, और यहाँ पर आ रहा होता है 500, और यहाँ टॉप पे लिखा होता है रुपीज इन मिलियन। ठीक है, तो ये 500 रुपए के नीचे एक लाइन लगा दी जाती है या डबल लाइन लगा दी जाती है ताकि आप नीचे वाली किसी फिगर में इसको ऐड ना करें। इसको सिर्फ डिस्क्लोज किया जाता है कि ये वो मैक्सिमम अमाउंट है, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है, ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी, कौन सी मैक्सिमम अमाउंट है? ये वो मैक्सिमम अमाउंट है, तुम्हें ये भी नहीं याद? अच्छा, ऑथोराइज शेयर कैपिटल तो बहुत पहले बोला था मैंने। ये वो मैक्सिमम अमाउंट है जो कंपनी इशू कर सकती है, ऑथोराइज है, उसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन में नॉर्मली यूं लिखा होता है इशूड सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल। क्या मतलब? अगर आपने इशू किया और वो सब्सक्राइब नहीं हुआ तो बैलेंस शीट में नहीं आया। अच्छा, सब्सक्राइब हो गया लेकिन पेड अप नहीं हुआ तो भी बैलेंस शीट में नहीं आया। ठीक है ना, तो इशूड सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं जी 7 मिलियन शेयर्स हमने इशू कर दिए हैं। ठीक है, तो यहां पे फिर लिखा हुआ आएगा 7 मिलियन शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। ओके, और यहां पे आएगा 70। उसके बाद फिर आपका शेयर प्रीमियम, फिर आपका रिटेन्ड अर्निंग्स एंड सो ऑन। ये फिर वो आपकी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के हर आइटम आएगा जो आपने स्टेटमेंट चेंज इक्विटी के अंदर बनाना सीखा हुआ है। रिवैल्यूएशन सरप्लस है, आगे बड़े होकर जाओगे आगे तो आगे कुछ और रिजर्व्स भी आएंगे यहाँ पे। ठीक है, सही है। तो ये एक फॉर्मेट है जो आपके साथ डिस्कस करना था। ये स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी के टॉपिक में क्यों पढ़ा है? क्योंकि स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी आपको पता है ये भी एक एलिमेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। ठीक है, जिसके अंदर शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह वगैरह आता है। ठीक है, बस इधर 3 ही लिखे हैं ना। अच्छा, अब इधर देखो, ये बेसिकली कुछ इस तरह की कहानी होती है कि इसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं, ये आपको बताया हुआ है मैंने वैसे। ठीक है, इसके जो क्लोजिंग बैलेंसेस होते हैं वो बैलेंस शीट के अंदर स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी से निकल के जो फिगर जाती है बैलेंस शीट के फेस पे वो नज़र आती हैं। यानी कि ये 70 और कुछ यहाँ पे भी अज्यूम कर लें 30 रुपये यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई 45 रुपये पड़े हैं, तो ये असल में यहाँ से फिगर्स निकल के आती हैं। ये क्लोजिंग्स निकलते हैं और निकल कर, तो इसलिए ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेटमेंट इक्विटी के टॉपिक में गिवन था कि कितनी किस्म का शेयर कैपिटल होता है। तो हमारे मतलब का तो वही है जो पेड अप है। आखिरकार बात एंड पे ही आई, हमारे लिए तो मतलब का वही है जो पेड अप है। ठीक है, तो पाकिस्तान मैंने कहा था कि आप रवाज नहीं है पार्टली पेड शेयर्स का ज़्यादातर, इसलिए ये एक ही लाइन के अंदर लिखा आपको नजर आएगा इशूड सब्सक्राइब पेड अप कैपिटल। ठीक है, और ये शेयर कैपिटल है जिसकी एंट्री हुई पड़ी है कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, और जो इजाफी हैं वो तो वैसे ही शेयर प्रीमियम में क्रेडिट किए हुए हमने। ठीक है, और ये वो प्रॉफिट्स हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकल के रिटेन्ड अर्निंग से कॉलम में आए थे और वहां से फिर यहाँ पे पहुंचे हैं एंड सो ऑन। पिक्चर थोड़ी क्लियर है? पिक्चर बना लें जी, पिक्चर बना लें जी। ये ऐसे ठीक है, नजर आएगी ताकि पता लगे ना किस चीज के साथ ये लिंक कर रही थी। अच्छा भाई, ग्रुप में सेंड कर देना भाई को। बेटा ये अदर इनकम नहीं है, अदर इनकम है ही नहीं। शेयर कैपिटल को क्यों नहीं आप इनकम में लेके जाते? तो कैपिटल का नाम है ओनर के घर से आने वाला पैसा, उसको कैपिटल कहते हैं। तो प्रीमियम कहां से आया है? बात समझें, ओनर घर से पैसा लाया वो शेयर कैपिटल नहीं है, वो पैसा है जो लाया। मिसाल के तौर पे 15 रुपए वो लाया एक शेयर के बदले में, तो ये सारा वो घर से लाया है। आपने शेयर कैपिटल के अकाउंट में सिर्फ 10 रखा, बाकी भी घर के आया हुआ पैसा ही है, वो भी इक्विटी में रखना है। आपकी इनकम नहीं हो गई है वो। ठीक है, हाँ, वो आपकी लायबिलिटी ही है, पेएबल टुवर्ड्स ओनर ही है। बस यहाँ पे शेयर कैपिटल में 10 और बाकी शेयर प्रीमियम में रखोगे। ओके जी, किसी ने अगर इस तरह से पिक्चरें लेनी है तो इस तरह से भी ले सकता है, होता है ना, कोई मेरी तरह के मोबाइल हो जी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को कभी भी नहीं लेकर जाते। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बैलेंस शीट में रहती है, उसके अंदर आने वाला गेन जाता है प्रॉफिट एंड लॉस में, तो उसकी डबल एंट्री होती है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट और गेन क्रेडिट।
ठीक है, तो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी तो नहीं गई ना बेटा। बेटा तो वहां से होकर वो कैपिटल में ही आएगा। रिटेन्ड अर्निंग्स क्या है, घूम के नहीं ना आएगा बेटा, ये ओनर घर से लाया है, फिर इस पैसे को इस्तेमाल करके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी खरीदी, फिर उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर हमें गेन आया। तो लंबी कहानी है यार, क्या कर रहे हो ऐसे? तो फिर आप बाकी हर चीज आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ ही ना, मैं कहता हूँ रोला ही मुकाओ। क्या ख्याल है? सारा कुछ ही पहुंचना तो इधर ही है, तो सेल्स भी फिर इधर ही, बैंकों कॉस्ट ऑफ सेल भी यही आन दो फिर सारा कुछ। मैं नहीं, ये सही सवाल है और मैं बस शुगल में जवाब दे रहा हूँ ताकि याद रहे। ना बनाओ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, है कोई जरूरत? नहीं हो सकता, बनाएंगे, ठीक है, हाँ, फॉर द ईयर जी। चलें आगे। प्रेफरेंस शेयर्स, अब मैं बताऊं आपको प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं ना। प्रेफरेंस शेयर्स दो तरह के होते हैं जी, उन्होंने कहा रिडीमेबल भी होते हैं और इरिडीमेबल भी, ठीक है, पढ़िएगा इनको। शेयर प्रीमियम किसे कहते हैं पढ़िएगा। रिडेम्पशन मैंने असल में आपको पढ़ानी थी, रिडेम्पशन आज तक नहीं पढ़ी थी। कंपनी ने शेयर्स इशू किए, आज तक हम यही सुनते आए क्लास में कि ये पैसे सिर्फ तब वापस होते हैं जब कंपनी वाइंड अप हो जाए, लेकिन एक सूरत में ये पैसे वापस हो सकते हैं और वो सूरत होती है कंपनी अगर अपने शेयर्स खुद ही वापस खरीद ले। उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, कंपनी जो है वो मार्केट से अपना पैसा उठाना चाहे, इन्वेस्टर्स को कम करना चाहे, शेयर कुछ भी मसले मसाइल, कोई भी वजह हो सकती है। डिसीजन लेना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है आपको उस डिसीजन की अकाउंटिंग सिखा देना, ठीक है। तो कंपनी ने डिसाइड किया कि हम अपने ही शेयर्स जो है वो जो लोगों के पास हैं वो पैसे ऑफर करके खरीद लें, ज़रा खस कम करें, ठीक है, जहां पाक हो, ठीक है। तो जाओ भाई, लेकिन रिडेम्पशन हो जानी है तुम्हारे आने तक। इट इज द री एक्विजिशन ऑफ ओनर्स एंटिटीज ओन इक्विटी, इट इज द री एक्विजिशन, दोबारा खरीद लिया उन्होंने, ऑफ द ओन एंटिटीज ओन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स। अ कंपनी मे रिडीम इट्स शेयर्स फॉर अ नंबर ऑफ रीजंस सच एज टू बाय आउट सर्टन शेयर होल्डर्स। यार ये 5-6 लोग बड़ा यार, इनके तो शेयर्स ही खरीद लो, इनको साइड पे करो। टू बाय आउट सर्टन शेयर होल्डर्स और टू प्रोवाइड एन एग्जिट स्ट्रेटेजी टू अ थर्ड पार्टी इन्वेस्टर। हमारी कंपनी में किसी और ने इन्वेस्टमेंट कर रखी थी, कोई थर्ड पार्टी है, हमारे शेयर्स दैट से 25% किसी कंपनी ने जो है वो लिए हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने कहा यार बस बहुत होगी यार, हमने अपनी रुकना है, तो आप काइंडली हमें जो है वो एग्जिट स्ट्रेटेजी दो, बस, ठीक है। उन्होंने कहा ठीक है, अपने शेयर्स आप हमें बेच दें, कंपनी खुद ही खरीद लेती है, ठीक है। अब शेयर्स खरीदने हैं वापस, ठीक है। तो शेयर कैपिटल ने क्या होना है, कम होना है, क्योंकि शेयर कैपिटल क्या होगा, डेबिट। बड़ी अहम बात करने लगा हूं। जो लोग ऑलरेडी कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किए बैठे हैं, जो इक्विटी होल्डर नहीं है, समझो डेट होल्डर्स हैं, उनको रिस्क फील होगा कि नहीं होगा? क्यों? क्योंकि शेयर कैपिटल ही तो वो पैसा है जिसको देख देख कर वो जीते हैं कि अगर कंपनी वाइंड अप भी हो गई तब भी हमारा पैसा कहीं नहीं जाता। तो जैसे ही कंपनी बाय बैक ऑफ ओन शेयर्स करती है, एक रिस्क जो है वो क्रिएट हो जाता है दूसरे इन्वेस्टर्स के जहन में, दूसरे डेट जिन्होंने दिए हुए उनके जहन में। तो फिर उस रिस्क को रिमूव करने के लिए कंपनी को एक एडिशनल काम भी करना पड़ता है। कंपनी को कुछ पैसे रिटेन्ड अर्निंग्स में से अलग करके रखने पड़ते हैं उस अमाउंट के बराबर जो अमाउंट उन्होंने शेयर्स खरीदने में सर्व कर दी। जितना शेयर कैपिटल कम हुआ ना, बात समझें, जितना शेयर कैपिटल कम हुआ उतने से रिस्क है ना। बैंक कह रहा है ये क्या कर दिया आपने, शेयर्स की अपनी वापस खरीद लिए अब, ठीक है, पैसे जो पड़े थे आपके पास, कैश तो पे करेंगे ना, और जिस बंदे से शेयर्स कंपनी ने वापस खरीदने हैं उनको कैश पे करेंगे नहीं करेंगे। तो इधर शेयर्स भी कम हो गए, उधर एसेट भी कम हो गए। अब उधर बैंक ने रोला डाल दिया, यार ये क्या तरीका हुआ, आपने अपने शेयर्स कम कर लिए, कैश कम कर लिया, अब कल को आप बंद हो जाओ तो फिर ये पैसे तो गए ना। तो आपने कहा टेंशन ना लें, आपके लिए सिर्फ आपके लिए हम जितनी अमाउंट हमने बाय बैक की है ना, शेयर कैपिटल जितना कम हुआ है, इतनी अमाउंट के बराबर जो रिटेन्ड अर्निंग्स हमारे पास इतनी पड़ी हैं, ये पैसे यहां से निकालकर एक अलग से हम फंड क्रिएट कर लेते हैं, रिजर्व बना लेते हैं, और इसका नाम आप कुछ भी रख लो। किताबों ने इसका नाम रखा हुआ है कैपिटल री, आई की किताब ने इसका नाम रखा हुआ है कैपिटल रीपरचेज रिजर्व। क्या रखा हुआ नाम जी? आप कोई भी रिजर्व रख लें। करना क्या है, जितने शेयर्स आपने बाय बैक किए हैं
उतनी टेंशन लग गई उनको। उनकी टेंशन रिमूव करने के लिए उस शेयर कैपिटल के अमाउंट के बराबर आपके प्रॉफिट्स तो रिटेन्ड पड़े हैं ना। वो आपने कहा यार वो हम नहीं बांटेंगे अपने शेयर होल्डर्स को, यार आप टेंशन ना लो, आप क्यों रोते हो, ये रिटेन्ड अर्निंग पैसे निकाले, ये आपके लिए अलग रख दिए। इस रीपरचेज रिजर्व को हम, शेयर्स के रीपरचेज रिजर्व को हम कभी भी नहीं हाथ लगाएंगे, कम आपकी तसल्ली के लिए अलग कर दिया। ये वो पैसा है जिसके बराबर आपको टेंशन हो रही थी ना कि ये पैसे के शेयर्स आपने खरीद लिए और कैश कम कर लिया है, तो हम ये पैसे को अब कभी नहीं छेड़ेंगे, ये आपका अमानत पड़ा हुआ है, आपको टेंशन खत्म होगी। अब वो कहेंगे हाँ जी अब टेंशन खत्म होगी। इसका मतलब बाय बैक बिल्कुल सिंपल काम नहीं है कि आपने जस्ट एंट्री कर ली शेयर कैपिटल, जी शेयर इश्यू किए थे तो एंट्री की थी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, जब वापस खरीदेंगे तो एंट्री कर लेंगे शेयर कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट। सिर्फ ये नहीं बल्कि एक एडिशनल एंट्री करनी पड़ेगी कि जितनी अमाउंट के शेयर्स आपने बाय बैक किए हैं शेयर कैपिटल के अकाउंट में, जितना आपने हिट किया है, जितनी आपने अमाउंट कम की है, रिस्क जो क्रिएट हुआ है आपके बैंकों के जहन में, आप उनको तसल्ली देने के लिए रिटेन्ड अर्निंग्स में से उतनी अमाउंट ही अलग करके रख लो, क्योंकि रिटेन्ड अर्निंग्स ऐसे प्रॉफिट्स हैं जो बांट सकते हैं आप एज अ डिविडेंड। लेकिन जब आप उसमें से पैसे निकाल के उनके नाम का एक अलग रिजर्व बना देंगे तो कहेंगे हाँ ये वाले पैसे तो अब सामने पड़े हैं, ये अब ये घर लेकर नहीं जाएंगे, कंपनी कल को बंद भी हो गई तो ये पैसे यहां से हमें रिकवर हो जाएंगे। ठीक है, ये है एग्जाम्पल के अंदर कहानी, जरा देखते हैं जी। एंट्रीज देख लें पहले मेरे ख्याल से, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर कर, थोड़ा बेहतर हो जाएगा एक्सप्रेशन। अभी तो मैंने ना जबानी बातें की हैं, जब तक फिगर सामने नहीं आती हैं अकाउंटेंट्स, ठीक है मुंशी, तब तक तसल्ली नहीं होती। इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। एंट्री देखते हैं जी। फाजल मैं हूँ, आप फिलहाल सिर्फ मुंशी हैं। अच्छा जी, चार्टर्ड अकाउंटेंट कहते हैं ना, अभी आप तो अकाउंटेंट है ना, ठीक है। हाँ सच्ची में इस दफा उन्होंने अच्छी खासी फीस का ईमेल भेजी है आई कैब ने, ठीक है तुम दे देना, तुम बन जाओ मेरी जगह पे। अ कंपनी एग्जाम्पल, अ कंपनी बाय बैक इट्स ओन 50,000 शेयर्स। चलिए हम सीरियस हो जाएं, अभी हमने मेहताब लिमिटेड भी करना है, सीरियस रहें, अपनी एनर्जीज को काबू में रखें। फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इज ₹10 ईच। पास जर्नल एंट्री इफ परचेज इज मेड एट फेस वैल्यू। अब ये सबसे पहली एंट्री आपको सबसे पहले सिखाएगी, ठीक है। अलग ही कर लेते हैं यार ताकि आप वन बाय वन देखते रहें जी। सबसे पहले आप हाइलाइटर को ख़त्म करके मार्कर सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप परचेज करेंगे अपने ही शेयर्स वापस, ठीक है। तो पैसे देने पड़ेंगे और शेयर्स वो वापस दे के जाएंगे, हम उनको फाड़ के फेंक देंगे, ठीक है। हाँ फाड़ के फेंक देंगे, और क्या, बाय बैक कर लेंगे हम बस, ठीक है, फाड़ के फेंक दो, ख़त्म कर लिया हमने शेयर कैपिटल, ख़त्म कर दिया शेयर कैपिटल, और क्या है। नहीं आगे नहीं देने, बाय बैक क्यों करते, फिर उन्हीं को कहते यार उसको बेच दो, अच्छा बंदा नहीं मिलेगा, नए इशू कर देंगे। ये बाय बैक कर लिया हमने, ये खत्म, ये इसको रिडेम्पशन कह रहे हैं हम, ठीक है ना। हाँ तोड़ दिए हैं, शेयर्स तोड़ दिए हैं, फाड़ दिए हैं, ठीक है जी। एंट्री कराओ पहली, शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट और कैश का अकाउंट, ठहरो थोड़ा सा ऐसे, और कैश क्रेडिट। अब ये एंट्री होगी, कितने शेयर्स हैं, 50,000 शेयर्स हैं, और ये कितने पैसे वापस किए हैं जी, ₹10 हर शेयर के बदले में दिया है, तो 5 लाख रुपए, 500 और 500। लेकिन साथ ही जैसे ही देखो ना ये शेयर कैपिटल क्या हुआ है, डेबिट, जैसे ही ये शेयर कैपिटल डेबिट होगा लोगों को टेंशन पड़ जाएगी, ओ यार ये तो अपने ही पैसे इस्तेमाल करके अपने लोगों से शेयर्स खरीद रहे हैं, ओनर से शेयर्स खरीद रहे हैं, कल कल को बंद होगी कंपनी तो ये पैसा तो वैसे ही निकाल रहे हैं, 2 नंबरी तो नहीं लगा रहे। तो इनको टेंशन पड़ी, तो हमने कहा तुम लोग रिलैक्स रहो यार, को और भी दुनिया के अंदर मसले हैं, तुम्हें अपनी पड़ी रहती है, तुम्हें 500 से मसला है ना, 500 से मसला है तो ये पकड़ो, ये मेरी रिटेन्ड अर्निंग्स हैं जिनके अंदर ये 500 पड़ा है, तुम समझते हो ना कि ये मैं डिविडेंड के तौर पे ये तो पड़े हैं ना, ये तो डबल एंट्री सिस्टम है ना। हाँ रिटेन्ड अर्निंग में जो क्रेडिट पड़ा है उसके अगेंस्ट कुछ ना कुछ डेबिट एसेट में पड़ा हुआ है, फिक्स एसेट पड़े हैं या करंट एसेट पड़े हैं, वो पड़ा ही है ना। तो ये जो पड़ा है पैसा, ये पैसा हम इसमें से निकालते हैं और तुम्हारे लिए सिर्फ कैपिटल रीपरचेज रिजर्व के अंदर रख देते हैं, कैपिटल आर रिजर्व,
कैपिटल, बल्कि यूँ लिखते हैं कैपिटल रीपरचेज रिजर्व, कैप CRR। ओके, इतना कलकत्ता राइडर। अच्छा, मैंने सी से कलकत्ता बोल दिया। ओके जी, हाँ जी, कैसी लगी एंट्री? अच्छा, अब इनको ना आमने सामने कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ी समझ आती रहे, ठीक है? तो बी, भाई रिटेन्ड अर्निंग में शेयर्स पड़े होते हैं बेटा। बेटा हमने ना शेयर कैपिटल वापस लेना है, उसके बदले में उनको कैश देना है, तो क्रेडिट तो कैश नहीं होना है। आप कह रहे हो कि रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट करके कैश क्रेडिट कर दें, तो शेयर कैपिटल तो कम ना हुआ। फिर घर जाके सोचना पॉसिबिलिटीज पे, फिलहाल जो करवा रहा हूँ ये कर लो, हैं? मतलब कि सुकून से सोचना, कोई ऑप्शन मिले तो फिर जिक्र कर देना, फिर बाद में कल डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट क्या ऑप्शन है जी? नेक्स्ट ऑप्शन इज परचेज इज मेड एट 15 पर शेयर, यानी कि हमारे शेयर कैपिटल के अकाउंट से तो 50,000 ही कम होना है, लेकिन जिससे शेयर्स वापस खरीदने गए, जिससे जान छुड़ाना चाह रहे थे, उसने कहा न न न न 10 रुपए का शेयर है, 15 में बेचूंगा। अब कैश तो पे करना पड़ा, 15 रुपए एक शेयर से समझा करो, मोबाइल रख दो भाई, एक शेयर से देखना पड़ता है, ठीक है? कैश क्रेडिट हुआ 15 से, शेयर कैपिटल डेबिट हुआ 10 से। अब शेयर प्रीमियम मैंने लिख दिया है, वैसे दोनों काम हो सकते हैं। फिलहाल आप नॉर्मल एंट्री को, ये यहां पे नजर तो नहीं पड़ गई आप लोगों की यार? सिंपल, हाँ भाई। अब कैश शेयर्स कितने कम करने थे? 50,000 के, कम कर लिए। मसला यह है कि वो 75 ले गए हैं। अब शेयर्स को तो 50 से ही डेबिट करना था, 75 से कैश क्रेडिट होगा, तो बाकी 25 अब रिटेन्ड अर्निंग्स को हिट कर देंगे हम, ठीक है? लेकिन रीपरचेज रिजर्व जो है, कैपिटल रीपरचेज रिजर्व, वो 50,000 शेयर्स का ही बनाना है हमने, क्योंकि उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है कि अगले ने देखो, शेयर प्रीमियम की कोई, शेयर कैपिटल वो रेजिडुअल इंटरेस्ट है जो कंपनी के बंद होने की सूरत के अंदर यूज होगा, पहले लाइबिलिटीज के पे करने के लिए और फिर जाके मिलेगा बचा कुचा उनको, ठीक है ना? तो हमने सिर्फ इस 500 की हमें टेंशन होती है, हमने इसी का ही रिजर्व बना लेना है। तो पहली एंट्री होगी, ये तो मिटाने वाला है जी, पहली एंट्री फरमा दें, फरमाएं। शेयर कैपिटल डेबिट कितने से? इधर देखो, कितने से? 50,000 शेयर्स थे और हर एक शेयर 10 रुपए की कीमत का था, तो 500 डेबिट। लेकिन 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 कैश में से तो वो उसने 15 रुपए, उसने कहा भाई मैं तो 15 का शेयर बेचूंगा, लेना है तो लो, नहीं तो जाओ। अब ये 750 से क्रेडिट हो गया, तो बाकी का रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट कर, बैलेंसिंग लिख दो, या 5 रुपए इंटू 50,000 लिख दो, एक ही बात है। कितना आ गया जी? 250। ये तो होगी ना बाय बैक की एंट्री। देखो टेंशन होती है उनको इसकी, ठीक है? ये तो ये जो शेयर कैपिटल कम हुआ है, हम कहेंगे यार तुम टेंशन ना लो, यार टेंशन ना लो तुम, ठीक है? तुम्हारे लिए हम अलग कर लेते हैं। वो बेशक ऊपर वाले 250 को ना देखो, वो हमने बांट दिया, उनको बांट दिया, आपको इससे क्या? आपके लिए तो 500 अलग कर रहे हैं ना, आपको 500 की टेंशन है। ये लो, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट कैपिटल रीपरचेज रिजर्व क्रेडिट 500। दोनों में फर्क देख लो। कर सकते हैं, लेकिन अब वो सारी बातें ना अभी पूछो, पहले ज़रा बेस वाले, जैसे मैंने डिविडेंड की एंट्री पहले ये सिखाई थी, पहले वो सिखा दूं, फिर बाद में बता दूंगा। मिटा दिया मैंने यहाँ से गायब भी कर दिया यार, आप फिर भी वैसे ही लगे हुए हो। अच्छा जी, उसके बाद तीसरा ऑप्शन क्या है? इस बार किसी को एग्जिट स्ट्रेटजी, किसी ने एग्जिट करना था,
आज हमने जान नहीं छुड़ानी थी, किसी ने जान छुड़ानी थी। तो आज फिर साडा हाथ उत्ते सी हैं। हमने फिर कहा हाँ भाई शेयर देने हैं, उन्होंने कहा प्लीज़ ले लो मेरे से शेयर, मेरे प्लीज़ ले लो। हमने कहा अच्छा 8 रुपये का शेयर लेंगे। उसने कहा यार ले लो, तुम्हारी मेहरबानी। अब कैश कितना क्रेडिट हुआ, कैश कितना, एक शेयर का बोल दिया करो, कैश कितना, 8 रुपये। लेकिन शेयर कैपिटल ने तो हिट होना है 10 से। अब 10 से शेयर कैपिटल हिट किया हमने, और आप उसको कैपिटल रीपरचेज रिजर्व में फेंक दिया करें, बाद में भी तो काम वही करना है। सी ऑप्शन जो है वो क्या कहता है, शेयर कैपिटल में तो 50,000, ये थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट हो जाता है, 12 इंटू 10 करो, कितना जी 500। लेकिन कैश में क्रेडिट हो रहा है 50,000 का इंटू 8 कितना 400, तो बाकी 100 रुपया आप उसी कैपिटल रीपरचेज रिजर्व में फेंक दो। रिटेन अर्निंग फेंक के भी वहाँ से निकालना ही है। अगर आप रिटेन अर्निंग है ना, बेसिकली वो पैसे होते हैं जो हमने कमा लिए हैं। तो ये उस तरह के पैसे हैं नहीं, ये कौन से कमा लिए हैं। 10 वाला शेयर हमने 8 में बेच के उनके साथ ज्यादती करके 2 रुपये बचाए हैं। तो अल्टीमेटली कैपिटल रीपरचेज रिजर्व भी तो वहीं से रिटेन अर्निंग से ही बनना है ना, तो क्रेडिट करके डेबिट करना है उसकी बजाय। फिर अकाउंटेंट्स कहते हैं इसको आप कैपिटल रीपरचेज के अंदर ही एज अ क्रेडिट रख दो, ठीक है। और जब आपने दूसरा क्रेडिट इसको देना होगा तो फिर वो डिफरेंशियल से दे देना। यानी अगर 100 रुपया कैपिटल, ज़रा ज़्यादा तंग नहीं होगी एंट्री, तो कमाई हुई है तो बाद में वहां से निकालनी थी ना। उन्होंने कहा भाई बाद में निकालने की बजाय इसको कैपिटल रीपरचेज, कैसे लिख रहे हैं, आर जी, इसके अंदर फेंक दो। ओके। अब जब आप कैपिटल रीपरचेज रिजर्व बनाने लगोगे, उन दोस्तों को जिनको परेशानी लगी हुई है उनकी परेशानी दूर करने लगोगे, तो उन्हें परेशानी कितने की लगी हुई है, 500 की परेशानी लगी हुई है। 500 की नहीं, फिलहाल लगी तो परेशानी 500 की थी ना। हमने कहा यार तुम्हारे लिए पैसे अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब रिटेन्ड अर्निंग्स को डेबिट करके कैपिटल रीपरचेज रिजर्व को क्रेडिट करने लगे थे। साथ वाले ने कोनी मार के कहा वो 500 से ही ना कर देना, पहले ही 400 वहां पे हमने जो वहां से फायदा कमाया था फेंक दिया हुआ है, तो बाकी 400 फिर यहां से रिटेन्ड अर्निंग्स में से निकाल लो। और इन टोटल उनको 500 की तसल्ली दे दी आपने। इन टोटल आपने 500 की तसल्ली देनी है उनको कि जो शेयर कैपिटल के अंदर कमी आई है उसके बराबर तुम्हारे लिए हमने अलग कर लिए पैसे। ये रिटेन अर्निंग्स में नहीं पड़े तो फिर हमारे डिविडेंड के लिए भी यूज नहीं होंगे, ये पड़े रहेंगे तुम्हारे लिए, ठीक है। यहां पे 500 की फिक्र लाहक थी, ठीक है, 500 हमने रख दिया। यहां पे भी 500 की फिक्र लाहक थी, 400 नहीं रखा आज भी 500 ही है, पहले वहीं से मिल गया था थोड़ा सा फायदा वहां से। तो इनको इस तरह से पिक्चर लेने ज्यादा बेहतर है, आमने सामने रहे तो। वैसे ये एंट्रीज यहां पे हुई हैं। लेकिन अगली बात, ये छोटी सी बात है, बहरहाल आप अगर चाहें तो इसको शेयर प्रीमियम के अगेंस्ट भी डेबिट कर सकते हैं, ठीक है। क्या चीज़ भला, जो 750 रुपये आपने पे किए थे, तो जो प्रीमियम आपने ऊपर पे किया बायबैक करते हुए उसे शेयर प्रीमियम में भी डेबिट कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही आप इसको ऐसे ही याद रखें, इतनी बातें कौन याद रखे। ये तीसरी चीज़ है हमारे सिलेबस की जो शेयर प्रीमियम में से डेबिट हो सकती है। पहली चीज़ क्या थी, बोनस शेयर्स। दूसरी चीज़ क्या थी, इशुएंस कॉस्ट। तीसरी चीज़ क्या है, अगर आप बाय बैक करें शेयर्स और उनको बाय बैक कर लें प्रीमियम, ठीक है, और शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बस ठीक है, बात हो गई, याद यही रख लें। अब क्वेश्चन करें जी। अब देखो, आपकी कंपनी के अंदर शेयर्स कम हो गए, नंबर ऑफ शेयर्स कम हो गए। ये पता है क्यों पूछ रहा है, इसने ना अभी ईपीएस पढ़ी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ प्रॉफिट्स पे कोई असर मतलब नहीं पड़ा एज सच, ठीक है ना। कंपनी के पास काफ़ी रिजर्व्स पड़े हुए थे, कंपनी थोड़े से यूज़ करके बाय बैक कर लिए शेयर्स। हो सकता है उनका ये मकसद हो कि हम अपनी ईपीएस ही इंप्रूव कर लें। तो मकसद कोई भी हो भाई, कई मकासद आप कर सकते हैं। जाहिर है डिनोमिनेटर में शेयर्स कम हो जाएंगे, डिनोमिनेटर में शेयर्स कम हो जाएंगे तो आप क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अर्निंग्स भी कम होंगी। बिजनेस स्टेबल हुआ है, हो सकता है आपकी जो है वो अर्निंग्स को इतना धचका ना लगे। अगर अर्निंग को धचका लगना तो आप बाई बैक ना कर रहे होते, ठीक है ना। तो इससे हो सकता है इस काम से आपकी ईपीएस भी बढ़ जाए।
कंपनी स्टेबल हुई है, सेल्फ सफिशिएंट हुई है, तो इस पे तो इन्वेस्टर्स को एतबार करना चाहिए। वो फिर क्यों कहते हैं कि हमारे पैसे डूब गए? ज़रूरी नहीं है इन्वेस्टर के एतबार का मसला नहीं है जिन्होंने हमें दिया भाई। वो इसलिए कह रहे हैं कि कंपनी ने अपने शेयर्स को खुद खरीद खरीद के पैसे बांटना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि सर कंपनीज कैपेबल थी ना कि वो पैसे बांट दें। तो भाई अब वो उनकी मर्जी है, उनकी तसल्ली के लिए आपने कर दिया काम। अब उनको शक पड़ गया था, आपको नहीं है तो आप टेंशन ना लेना, आप ना जाना उनके पास। तो ईपीएस पे फर्क तो नहीं पड़ेगा? मेरे ख्याल से तो पढ़ना चाहिए, इम्प्रूव हो जाएगी ईपीएस। बहरहाल ये डिपेंड करता है सवाल के ऊपर। आपको सवाल जब डाटा देगा ना, ठीक है, और उस डाटा के अंदर प्रॉफिट होगा और वो प्रॉफिट अगर स्टेबल है तो फिर तो पक्का पक्का फर्क पड़ जाएगा। जाहिर सी बात है यार, अगर पहले 10 बंदे शेयर होल्डर थे, 2 बीच में से निकल गए तो अब 8 रह गए। ये डिपेंड करता है कि आप शेयर्स कितने बेच रहे हैं। हो सकता है प्रोपोर्शनेट ही रहे। किस पे बेटा? अगर आपके शेयर्स बाय बैक हो जाएं तो डिनोमिनेटर में ईपीएस के अंदर शेयर्स आते हैं। वो शेयर्स कम हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है डिनोमिनेटर कम होने से नो डाउट के ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन पड़ तो सकता है कि प्रॉफिट्स अगर आपके स्टेबल रहें तो ठीक है। रिटेन्ड अर्निंग्स को हम डिवाइड नहीं कर रहे हो, बेसिकली हम रिटेन्ड अर्निंग्स को डिवाइड नहीं कर रहे होते शेयर्स के साथ, हम प्रॉफिट फॉर द ईयर को डिवाइड कर रहे होते हैं। तो प्रॉफिट फॉर द ईयर स्टेबल कंपनी का प्रॉफिट उसी तरह से आ जाएगा। आपको कोई मसला नहीं है कि रिटेन्ड अर्निंग से आप बाय बैक कर लें। तो एक मसला हो तो सकता है ना कि आपके प्रॉफिट स्टेबल रहे और डिनोमिनेटर में आपके शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स, ऑर्डिनरी शेयर्स कम हो गए, तो ईपीएस के अंदर तो इम्पैक्ट पड़ सकता है। हमने ईपीएस के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट नहीं किया था, ऑर्डिनरी शेयर्स। अच्छा जी, ये भी एक कॉन्सेप्ट था। इसके बाद डिविडेंड क्या होता है, ज़रा एक रीडिंग मार लीजिएगा। रीड ऑनली है, बोनस शेयर्स रीड ऑनली कर लीजिएगा। अब आपको क्या बताना राइट शेयर्स रीड ऑनली, एक बार रीड कर लीजिएगा। टोटल कंप्रीहेंसिव इनकम क्या होती है आपको पता है, जिसके अंदर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और अदर कंप्रीहेंसिव इनकम पड़ी हो, जो आपके सिलेबस में फिलहाल सिर्फ रीवैल्यूएशन सरप्लस पे मुनहसर है। यही बातें लिखी हुई हैं, एक नज़र पढ़ लेना। कोई ऐसी बात तो नहीं है जो समझ नहीं आती है तो पूछ लेना मुझसे। जर्नल एंट्रीज ये ना आईकैप की किताब के अंदर लिखी हुई थी, ये सारी जर्नल एंट्रीज आपको आती हैं, ठीक है। इशू करें नए शेयर्स तो एंट्री करते हैं बैंक डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर एट प्रीमियम करें तो बैंक डेबिट शेयर कैपिटल शेयर प्रीमियम क्रेडिट। अगर आप बोनस शेयर्स इशू करें तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। अगर शेयर प्रीमियम बैलेंस अवेलेबल हो तो एंट्री कर दो इशू ऑफ बोनस की, नीचे भी वही लिख दिया। अच्छा चलो, अच्छा ये दूसरी आ रही है, शेयर प्रीमियम डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट। फाइनल डिविडेंड पे किया है, ठीक है, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। इंटरिम डिविडेंड की एंट्री भी सेम होती है। जनरल रिजर्व में फेंकना है तो रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट जनरल रिजर्व क्रेडिट। सारी बातें आपने की हुई हैं। इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन को ट्रांसफर करना हो तो सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। यहां से आगे चले एक एंट्री एक्स्ट्रा है, उसके बाद रीपरचेज वाला मामला शुरू हो जाता है। अगर आपका एसेट बिक जाए, डिस्पोजल ऑफ रीवैल्यूड एसेट, क्या करते थे, जितना सरप्लस का बैलेंस पड़ा होता था सारा ट्रांसफर कर देते थे रिटेन्ड अर्निंग्स में, ठीक है। रिवन सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट। उसके बाद ये 4 एंट्रीज इन्होंने की हैं बाय बैक के लिए, ठीक है। वो कहता है अगर पार वैल्यू पे शेयर्स बाय बैक करो तो शेयर कैपिटल डेबिट कैश क्रेडिट, हमने लिखा, उन्होंने बैंक लिख दिया। अगर प्रीमियम पे बाय करो तो शेयर कैपिटल रिटेन्ड अर्निंग्स और कैश, और अगर डिस्काउंट पे करो तो शेयर कैपिटल कैश और ये डिस्काउंट क्रेडिट कर दे। ये तीनों एंट्रीज अभी मैंने आपको करवाई हैं, ठीक है। और आगे वो कह रहा है कि जब भी रीपरचेज करो तो जो अमाउंट 500 की रीपरचेज की थी वो रिटेन्ड अर्निंग्स में डेबिट करके कैपिटल रीपरचेज रिजर्व में क्रेडिट कर देना, ठीक है। अच्छा, ये एक एडिशनल शेयर इशू कॉस्ट, ये भी मैंने आपको आज पढ़ा दी। अगर शेयर इशू कॉस्ट है और शेयर प्रीमियम एग्जिस्ट कर रहा है तो शेयर प्रीमियम डेबिट कैश क्रेडिट करो, अभी भी करके आए। और अगर शेयर इशू कॉस्ट है और प्रीमियम एग्जिस्ट नहीं करता तो ठीक है। ये सारी एंट्रीज असल में उस वक्त तो नहीं की हुई थी ना, बहुत सारी चीज़ों का तो उस वक्त पता ही नहीं था, तो ये वक्त आने पर ही चीज़ें सामने की जाती हैं कि ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं। तो वो किताब के अंदर तरतीब होती है, ठीक है, लेकिन उस्ताद की अपनी तरतीब भी चल रही होती है, तो जब पूरा हो जाता है तो फिर मसला कोई नहीं होता जी।
नहीं आया अभी तक, इस दफ़ा आ जाए फिर। इम्पॉर्टेंट इस वजह से है क्योंकि R2 के अंदर नहीं आया जी। अच्छा जी, वो आ सकता है ना, बिल्कुल आ सकता है, आपको एंट्रीज करवा दी, अगर आ जाए तो कोई मसला नहीं है। ये बेसिकली बाय बैक के ऊपर ना ज़रा तफसीली बात आई कि अपने को पिछली को अटैम्प्ट, पिछली या पिछली से पिछली में इंक्लूड की थी ये एंट्रीज वगैरह भी, ठीक है। उसके बाद पे मैंने यहाँ पे एग्जांपल डाल के बच्चों को ये समझा दिया था। आ जाएगा तो यही है, आपके सामने एंट्रीज कर दी हैं, इसको आप स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के अंदर भी फिट कर लेना। आपके स्टेटमेंट ऑफ चेंज इक्विटी के अंदर एक नया कॉलम वजूद में आ गया है, बस शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवेंस सरप्लस, और आगे कैपिटल रीपरचेज रिजर्व। जैसे रिवेंस रिजर्व था वैसे ही कैपिटल रीपरचेज रिजर्व, जैसे जनरल रिजर्व था, तो कोई मसला नहीं है, कॉलम ऐड हुआ है, एंट्रीज आपको आती हैं, ठीक है। प्रेजेंटेशन को रीड ऑनली करना जी, आपको पता है ये कैसे बनती है, ठीक है। ये फॉर्मेट है, क्या करना है पढ़ के इनको, बस, ठीक है। ये चैप्टर आपका कंप्लीट है मेरी तरफ से। इसके MCQs आपकी तरफ हो चुके हैं पेंडिंग। अब आज आप सिर्फ 5 को ही देखना, इसको नहीं देखना, ठीक है। अच्छा जी, थोड़ा सा टाइम नहीं है भाई, मैं बताता हूँ। यार एक तो मुझे मशवरे ना दिया करें प्लीज़, मैंने जो करवाना है वो मैं सोच के आया वो मैं वो करवा लूँगा, ठीक है। आप लोगों के मशवरे से मैंने उसको बदलना नहीं होता, ठीक है। आप लोग काम किया करें जो करवाया जाए। ओके जी, क्वेश्चन है प्रिपेयर फॉलोइंग यूजिंग डेफरल मेथड। आपको कहा था ये सवाल ट्राई करके आइएगा। आप कहेंगे नहीं किया तो इसका मतलब ये समझेंगे कि मैं कहूँगा चलो करके आना, कल करेंगे, वो दिन अब गुजर चुके हैं, ठीक है। बस नमाज का टाइम लेट हो जाएगा, अब ये सवाल करके एक ही बार 20-25 मिनट में सवाल हो जाएगा इंशाल्लाह मैक्सिमम, ठीक है। उसके बाद छुट्टी। पॉज करें ज़रा। ओके जी, खामोश हो जाएं भाई, खामोश हो जाएं अब। अच्छा जी, ये एसी बंद करवा दें जी, कौन सा पता नहीं। प्रिपेयर फॉलोइंग, कौन सा, ये वाला एसी बंद करवा दें। प्रिपेयर फॉलोइंग यूजिंग डेफरल मेथड। सुने जी, कल मैंने थोड़ी सी बात ये की थी कि इनकम को रिकॉर्ड, इनकम को रिकॉर्ड करने के 2 मेथड्स हैं, एक डेफरल मेथड है, दूसरा रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड है। रिस्ट्रिक्टेड फंड मेथड मैंने आपको नहीं पढ़ाया, होपफुली कल कर लेंगे, अगर बारी आ गई उसकी तो कर तो रही है सारा कुछ। डेफरल मेथड वही मेथड है जिसको हम करते चले आ रहे थे, ठीक है। अच्छा, आज कुछ बातें हैं जो NPO के चैप्टर की पुरानी थ्योरी में से रहते हैं, वो जल्दी से कर लें। ओहो, फिर तो वो सवाल नहीं होगा, चलें देखते हैं। हमने यहाँ पे बात शुरू की थी कि मेन सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू में डोनेशंस होते हैं, जिनमें स्पेसिफिक डोनेशंस होते हैं, जिनमें 2 तरह के डोनेशंस होते हैं। एक डोनेशंस टू परचेज या कंस्ट्रक्ट फिक्स एसेट होता है, और दूसरा डोनेशन टू मीट स्पेसिफिक एक्सपेंस होता है। पढ़ा था ये हाँ जी, आई पेशेंट फंड जिसको कहा था, ये तो इजी था, इसका ट्रीटमेंट हमें समझ भी आ गया था। फंसे थे हम लोग आके इस डोनेशन पे कि जो फिक्स एसेट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमें कोई देकर जाएगा। इसकी ट्रीटमेंट हमने ये सीखी थी कि एग्जाम्पल ही पढ़ते हैं, फिर इसी को मैं आगे बढ़ा लेता हूँ। अ सोशल क्लब हैज़ रिसीव्ड डोनेशन from one of its prestigious clients for the purpose of construction of new building. The amount of 900 is received on 1st April 10. The building work started immediately and an expense of 200 is incurred during the year ended 31 दिसंबर 10। मैंने आपसे कहा था कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट कर लेना, और बिल्डिंग बनने पर बिल्डिंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस को डेबिट करके कैश क्रेडिट करना, फंड को मत छेड़ना, ठीक है।
इससे अगली बात अब हम ये एग्जाम्पल 1 कर लेते हैं और यहाँ पे एग्जाम्पल 2 बना लेते हैं, इसी से आगे कंटिन्यू कर लेते हैं। हो सकता है ना फिर इसके बाद में देखूंगा सवाल के अंदर शायद जान ही ना रहे, देखते हैं बहरहाल। अच्छा जी, एग्जाम्पल 2 है कंटिन्यूइंग फ्रॉम एग्जाम्पल 1। The building was completed during, बल्कि डेट ही लिखें, द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2011 एंड, बल्कि इससे पहले कुछ ऐड करते हैं, continuing from example 1, further donation for building fund, further donation for building fund was received on, कोई भी डेट लिख लें, on 2, चलो 1 फरवरी 11, ठीक है जी, अमाउंटिंग टू रुपीज 300,000, ठीक है जी, ओके। और द बिल्डिंग वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2011, ठीक है जी। अब कंटिन्यू करते हैं इससे आगे। एंट्रीज क्या करनी, मैं लेजर ही बना देता हूं, मैं तो कहता हूं, ठीक है ना, उसी के अंदर एंट्रीज कर देंगे, ओके। तो लेजर बनाते हैं जी। मैं पिछले साल से ही लेजर बनाता हुआ ले आता हूं, क्या ख्याल है? बिल्डिंग फंड, फिर बैलेंस शीट भी बना लेंगे। बिल्डिंग फंड और एक तरफ है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ बिल्डिंग, ठीक है जी। 1 अप्रैल 1/4/10 पे पहली एंट्री 1/4/10 पे हो रही है ना जी, 1/4/10 पे एंट्री हुई, कैश डेबिट, वो मैं नहीं लिख रहा, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट, 1/4/10 कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट 900, ठीक हो गया जी। पहले साल के अंदर ये एंट्री हुई और दौराने साल इधर कितना खर्चा हो गया 200 का, तो CWIP डेबिट कैश क्रेडिट 200 से, ठीक हो गया, समझ आ रहा है? लेकिन ये थोड़े करीब ज्यादा हैं, इनको थोड़ा दूर रखें, बच्चों की पहुंच से दूर रखें। बड़ी गल है तुसी दसी जड़ी, अच्छा जी। नेक्स्ट क्लोज कर दें जी, क्लोज कर दें, क्लोज कर दें। ईयर एंड हो गया, बैलेंसिंग 900, ठीक है, ये ईयर एंड हो गया। आज मेरे दोस्त ने छुट्टी किया ना, उड़ जाना है उसने, जब उसने ये एक्स्ट्रा लेक्चर लेना है ना, उड़ जाना है। और सुनो सुबह वाले प्री वालों, मुझे कहना कुछ ना, ये भी तो बैठे हैं बेचारे 2 बजे से, ठीक है, ये रिवीजन क्लासेस है ना, ओके जी। ये कितना हो गया जी 200, और अभी इसको डेप्रीशिएट नहीं करना। असल में ना थोड़ी सी बहस हमारी इस पे चल रही थी कि जब बिल्डिंग फंड को छेड़ना नहीं है तो बिल्डिंग बनने पर क्या करें, तो हमने कहा था चलो उसको डायरेक्ट फंड में फेंक देंगे, लेकिन किताबें पहले, अभी तक इस पर कोई बात किताबों ने नहीं की हुई थी, लेकिन आईकैप ने एनपीओ के जब स्टैंडर्ड्स इशू किए तो उन्होंने इसका ट्रीटमेंट स्पेसिफिक बताया था। आईकैप ने भी वो ट्रीटमेंट कर दिया और वो ट्रीटमेंट हमारी पसंद का ट्रीटमेंट था। हमने गवर्नमेंट ग्रांट का चैप्टर किया था, बेल वाला सवाल याद है? वो उसके अंदर एसिड रिलेटेड ग्रांट्स आती थी
हम एसेट बनाते थे, ग्रांट को लाइबिलिटी में रखते थे। जिस दिन एसेट बन जाता था और डेप्रिसिएट होना शुरू होता था, जिस बेस पे एसेट डेप्रिसिएट होता था उस बेस पे ग्रांट इनकम में आती थी। सेम यही काम करना है। जिस दिन तक बिल्डिंग कंप्लीट नहीं होगी, बिल्डिंग फंड को नहीं छेड़ना। जिस दिन बिल्डिंग कंप्लीट हो गई उस दिन से ऑनवर्ड्स जैसे जैसे बिल्डिंग डेप्रिशिएट करना, वैसे वैसे फंड को इनकम में ले जाना, सेम बेसिस पे। ठीक है, उधर से बिल्डिंग खत्म हो जाएगी, उधर से फंड भी इनकम बन के खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो जी बेटा, भाई साहब आप कुछ कह रहे थे। भाई साहब इधर इसको बोलो, क्या कह रहे थे? हाँ, कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा यहाँ से? हैं कि पहले नहीं कराया? अच्छा, किसी ने कहा पहले नहीं कराया। मैं यार अच्छा चलो माफ कर दो। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट्स बना लेते हैं जी। भाई पहले, अब आप कहो कि जी पहले लेक्चर में आपने फिर डायलूटेड ईपीएस क्यों नहीं कराया था उस दिन जब पढ़ रहे हो? तो ये तो कोई बात नहीं भाई। अच्छा जी, फंड्स एंड लाइबिलिटीज होती हैं। अच्छा चलो टेंशन ना लो, मेहताब वाला सवाल नहीं कराता लेकिन उसका सारा ट्रीटमेंट करा देता हूँ। ठीक है, हाँ सही है। लेकिन अब बात तो इस बात के ऊपर भी 15 मिनट लगेंगे मेरे, और 10 से 15। अच्छा सुने प्लीज प्लीज प्लीज, जनरल फंड होता है वो अभी मेरे पास कोई नहीं है, एक्सट्रैक्ट्स बना रहा हूँ ना। ठीक है जी। और फिर स्पेसिफिक फंड्स होते हैं जिनमें बिल्डिंग फंड सरे फहरिस्त है। ठीक है, ये बिल्डिंग फंड, अब यहाँ पे ब्रैकेट बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्डिंग फंड जो है, ईयर एंड कौन सा है जी? 10। तो यहाँ पे 31 दिसंबर 11 के लिए जगह छोड़ देते हैं और यहाँ 31 दिसंबर 2010। ठीक है जी। उसके बाद जनरल फंड को भी छोड़ो, एक्सट्रैक्ट्स जो बना रहे हैं, बिल्डिंग फंड सिर्फ इसी को सामने रखते हैं। कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत करो हिम्मत, कोई बात नहीं बेटा। आप चले जाओ, इसको घर जाके सुकून से ले लेना जब अपलोड हो जाए। किसके ऊपर से गुजर रहा है? मतलब आप जो भी करें बेटा, मैंने जो पढ़ाना है वो पढ़ाना है, इसलिए खामोशी से पढ़े। मैं बहुत स्लो हो गया हूँ इसीलिए जी। 900 क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग फंड के अंदर नजर आएगा 31 दिसंबर 10 पे, और बैलेंस शीट के अंदर ही नॉन करंट एसेट्स में कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस नजर आएगा बिल्डिंग का। $200 क्लोजिंग बैलेंस, लेजर बन गए ना तो क्लोजिंग उठा लिया। ठीक है, ये तो सवाल आपकी किताब में मौजूद है इतना। इससे अगला सवाल, ये हमने अभी एग्जाम्पल 2 बनाई। सबसे पहला काम, 1 जनवरी 11 पर क्लोजिंग बैलेंसेस को ओपनिंग बनाओ। ठीक है जी। उसके बाद सवाल कहता है बिल्डिंग फंड में कुछ और पैसे आ गए, तो ज़रूरी थोड़ी है कि हमने बिल्डिंग फंड वाली दराज ही बंद कर दिया, खबरदार इधर कोई और पैसे देने आया। ठीक है, बिल्डिंग बनती रहती है, फंड्स आते रहते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। तो मज़ीद फंड आ गए, कितने जी? 3 लाख रुपए। तो 3 लाख की फिर वही सेम एंट्री करो, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट। इसकी भी बस हो रही है इस वक्त तो जी, कैश डेबिट बिल्डिंग फंड क्रेडिट। ठीक हो गया जी। और अच्छा, ये भी ज़रूरी नहीं है, सुनो एक बात बताऊं, ये भी ज़रूरी नहीं है कि बिल्डिंग सारी की सारी फंड से ही बन रही हो। लेकिन फ़िलहाल मेरी एग्जांपल के अंदर जितनी बिल्डिंग है सारी फंड से बनेगी। फंड और बिल्डिंग एंड पे बराबर होंगे। ज़रूरी नहीं है ऐसा होना, वैसे बता रहा हूँ, ज़रूरी नहीं है। कुछ फंड से पैसे यूज़ कर लिए, कुछ हमने जनरल फंड से उठा के यूज़ कर, इस पैसे को कहीं और इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन बिल्डिंग में कहीं और से पैसा इस्तेमाल कर लिया तो कोई मसला भी नहीं है। ठीक है, लेकिन इस एग्जाम्पल में बराबर आएगा। ठीक है, अच्छा जी। अब वो कहते हैं जी कि बिल्डिंग वॉज कंप्लीट ऑन 30 सितंबर। अगली बात मैंने नहीं लिखी थी तो मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, एंड कॉस्ट ऑफ
यूँ लिख देते हैं, एटा 2011 एटा कॉस्ट, एटा टोटल कॉस्ट ऑफ, कितना रह गया जी बाकी, 200 लग गया है और 1200 टोटल है, तो 1000 रुपये लगा दो। 10 मिलियन रुपए हमारे इस साल में बिल्डिंग पे लगे और बिल्डिंग हो गई कंप्लीट। ठीक है, CWIP में बैंक को ये 10 लाख, CWIP डेबिट, कैश क्रेडिट 1000। ठीक हो गया जी। अब ये क्लोजिंग डेट पर नहीं बचना चाहिए, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में इसको नहीं छोड़ना हमने। ये कहाँ चला जाएगा, बिल्डिंग में। बिल्डिंग CWIP से निकल कर बिल्डिंग में आ गया, लेकिन पहले साल में कुछ भी नहीं था। ये ओह कमाल, पहले साल में कुछ नहीं था, ये बिल्डिंग तैयार हुई है अभी अभी। बिल्डिंग हालांकि बिल्ड खत्म तो कंप्लीट हो गई, फिर भी कह रहे हैं बन रही है अभी, बिल्डिंग है। अच्छा जी, 30 सितंबर पे ये देखो, 30 सितंबर पर CWIP में से 1200 क्रेडिट किया आपने और बिल्डिंग में 12,000 सॉरी डेबिट कर दिया। ये कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और ये चला गया बिल्डिंग। 1200 और 1200 डन जी। अब क्लोजिंग क्या आ गया, 0, यानी इधर CWIP क्या हो गया है, 0। लेकिन चूंकि बिल्डिंग है और बिल्डिंग ने डेप्रीशिएट भी होना है, अब ये मैं ही बता रहा हूँ क्योंकि एग्जांपल मेरी है। डेप्रीसिएशन एट द रेट ऑफ 10% स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब है अच्छा 10% डेप्रीसिएशन रेट है जी। इररेलेवेंट क्वेश्चन था इसलिए मैंने जाने दिया। अब सुनो 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 भाई, सुनो सुनो सुनो, ये 30 सितंबर पर बिल्डिंग आ गई है, ऐसे ही है। अब इसको डेप्रीशिएट करना है। इनकम एक्सपेंडिचर के एक्सट्रैक्ट्स, हाँ भाई रिकॉर्डिंग वालों कायम हो। कोई नहीं, उन्हें पता है, कोई नहीं, 2-3 दिन में जान छुट जाएगी, देखो लो टूर जाएगा जमात नाल। अच्छा चलें जी, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री वैसे ही पढ़ने वाले रह जाते हैं, बाकी ना ब्रेक के बाद खिसक जाते हैं। हम तो लेंगे जाके यूट्यूब पे, पढ़ने वाले ही बैठे हैं इंशाल्लाह जी। बेटा बस कर दें, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस कैलकुलेट करवाएं। 1200 इंटू 10% इंटू 3/12, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितना 30 रुपीज से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेशन की बजाय एसेट में क्रेडिट कर दें वरना और लेजर खोलना पड़ेगा। एसेट क्रेडिट, ये आ गई डेप्रीसिएशन, क्लोजिंग आ गया 1170। ठीक है जी। अब ये है हमारी बिल्डिंग। इत्तेफाक से मैंने इस एग्जांपल में क्लोजिंग एक जैसा आएगा क्योंकि मैंने कहा कि जितना फंड था, जितनी बिल्डिंग थी, सारी फंड से बनी है। ज़रूरी नहीं होगा ये सवालों में, ठीक है, लेकिन ट्रीटमेंट तो सीख लो। अब जनाबे वाला CWIP ऑफ बिल्डिंग की बजाय हमारे पास बिल्डिंग आ रही है 1170 रुपये की। ठीक है, ये कोई नहीं थी पिछले साल में, इस साल ये ख़त्म हो गया, बिल्डिंग आ गई है। अब मेरे दोस्तों इस फंड का भी कुछ करना है, क्योंकि एसेट तैयार हो गया है। जमाई ना ले, बस आखिरी बात कर रहा हूँ, क्योंकि एसेट तैयार हो गया, ठीक है, इसलिए पिछले साल तो एसेट था नहीं ना, इसलिए डेप्रीसिएशन भी नहीं थी। ठीक है, अब एसेट तैयार हो गया, वो डेप्रीशिएट हुआ है। जब डेप्रीशिएट हुआ है तो इस फंड को भी आहिस्ता आहिस्ता इनकम में ले जाएं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बिल्डिंग फंड इनकम। जी बेटा, एक मिनट बेटा, मुझे पूरा करने दो जी। फंड में 1200 रुपया पड़ा है, सेम वही ट्रीटमेंट, 10% इंटू 3/12 और यहाँ पे 30 पॉजिटिव आएगा। बेसिकली ये एंट्री हो रही है बिल्डिंग फंड डेबिट, कितने से 30 से बिल्डिंग फंड डेबिट कम किया और इनकम क्रेडिट इनकम एक्सपेंडिचर में। ये भी पिछले साल भाई कोई नहीं इनकम में लेकर गए।
क्योंकि पिछले साल तो हमने छेड़ा ही नहीं था इसको, इतनी बात सिर्फ किताब के अंदर लिखी हुई है, ठीक है। अच्छा, अब ये कहाँ चला गया, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में चला गया, और क्लोजिंग बैलेंस अब इत्तफाक से 1100। ये इत्तफाक इसलिए क्योंकि मैंने सारी बिल्डिंग, सवाल को ज़्यादा नहीं फैलाया, सारी बिल्डिंग, अब खुद देख लो कि मैं भी काफ़ी मुश्किल से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए ज़रा शौक से पढ़ा करो। आप लोग ना शोर मचा के बोल के और ज़्यादा टफ करते हो इस वक्त का मेरा पढ़ाना, तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा सुनो, बिल्डिंग सारी की सारी मैंने इस डोनेशन से ही बनाई है, इसलिए ये दोनों बराबर आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है, बिल्डिंग के अंदर ये वाला फंड भी यूज़ होता है, और भी कोई बंदे पैसे दे देते हैं, कोई जनरल फंड का पैसे हम यूज़ कर लेते हैं, बिल्डिंग के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है और पैसा भी, ठीक है। तो बिल्डिंग फंड क्लोजिंग अब कितना आ रहा है, 1170। मकसद कहने का ये है कि डिफरेंट भी होते तो बेसिस तो सेम होनी थी, तो जैसे ही बिल्डिंग ने खत्म होना था वैसे ही इस फंड ने भी खत्म हो जाना था, ठीक है। तो यार स्पेसिफिक फंड वैसे ज़्यादा हो सकता है, बिल्डिंग बनाने के लिए उन्होंने बिल्डिंग जितने पैसे ही देने सन ना, फिर कहीं और अगर बिल्डिंग कंप्लीट हो जाती है और फंड में पड़ा होता पैसा, तो फिर जब एंड पे बिल्डिंग भी खत्म फंड भी खत्म, उसको फिर उस दिन इनकम बना लेना। वैसे ऐसा होता नहीं है, कम ही आते हैं, ज़्यादा नहीं आते, पूरे करने पड़ते हैं। लें जी ये एग्जाम्पल 2, इसकी पिक्टोरियल ले लें। अच्छा, एग्जाम्पल 2 जो है ना, प्लीज बात सुने, एग्जाम्पल 2 जो है ये इधर से शुरू हो रही है, मैंने एग्जाम्पल 1 भी इसी के अंदर ही, एंट्रीज के अंदर ही फिट की हुई है, ठीक है। नहीं, एग्जाम्पल 1 आपकी किताबों में है बेटा। अब आखिरी बात, ग्रांट इनकम की तरह से ट्रीट किया, लेकिन यही वाला ट्रीटमेंट है, एसिडी कॉस्ट में से नेट नहीं करना। अच्छा जी सुने, ये हॉस्पिटल बिल्डिंग के लिए फंड रिसीव हुआ है साल के शुरू में 120 का, दौराने साल मजीद कुछ कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है 55 रुपए का, और मटेरियल भी रिसीव हुआ है बिल्डिंग के लिए। और मैंने ये परसों गालिबन पढ़ाया था कि अगर कोई मटेरियल वगैरह आ जाए या फिक्स एसेट आ जाए तो उसकी एंट्री फेयर वैल्यू पे कर लेना, मुफ्त में आ जाए तो यही हमने सिखाया। डोनेशन अगर इन काइंड आ जाए तो फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मटेरियल जो आएगा, जैसे आपने डोनेशन की एंट्री की थी ना, कैश डेबिट फंड क्रेडिट, ऐसे ही मटेरियल की एंट्री भी करना कैश डेबिट फंड क्रेडिट, और उसके बाद फिर वो कैश नहीं, सॉरी, वो CWIP में डेबिट कर देना मटेरियल वगैरह की बजाय। ख़त्म हो रही है रिकॉर्ड। तो जी इसमें आपने एक स्पेसिफिक फंड है, जैसे आय फंड की बात की थी, और एक बिल्डिंग फंड है, ठीक है। इसमें बिल्डिंग कंप्लीट हो रही है सवाल के अंदर, तो जब बिल्डिंग कंप्लीट हो जाए उसको डेप्रिशिएट करना, और फंड जो पूरा इकट्ठा हो जाए बिल्डिंग का उसको भी फिर इनकम में डालते जाना। उसके अलावा इस सवाल में इतनी जान कोई नहीं है कि आपको ये छेड़छाड़ कर सके। ये 10 नंबर में से 5-6 नंबर तो जिसको ये ट्रीटमेंट नहीं भी आता होता उसने ले ही लेने थे, ठीक है। तो इसको आपने ट्राई करना है। अगर ये ट्राई कर लेंगे तो 10 से 15 मिनट में मैक्सिमम ये डिस्कस हो जाएगा कल सुबह सवेरे सवेरे, ठीक है। ये बेटा पास पेपर रीसेंट है, मैंने कल भी अर्ज किया था, किताब के अंदर भी मिल जाएगा आपको, लेकिन मैंने कहा था ओरिजिनल को डाउनलोड कर लें। एक मिनट बात सुन लें। आपके होमवर्क में IS 16, 23, 36, 20, 40 के MCQs और ये वाला सवाल, ठीक है जी। ज़िंदगी रही तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।